पुस्तक 8 अध्याय 9 लेयर की जादुई शक्ति। टॉवर मास्टर किन यू, एक बात है जिसके बारे में मुझे आपको चेतावनी देनी है, रेवरेंड यानजू ने अचानक किन यू से गंभीरता से कहा। रेवरेंड यानजू का वर्तमान स्वर सुनकर किन यू को लगता है कि यह कोई महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए वह अपना गुस्सा नियंत्रित करते हुए कहता है, रेवरेंड यानजू, आप मुझे किस मामले के बारे में चेतावनी देना चाहते हैं? कृपया बेझिझक मुझे बताएं। रेवरेंड यानजू ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार आपके पिता किन राजवंश के एक व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके पिता कौन हैं और आपके और किन सम्राट के बीच क्या रिश्ता है? उस विषय पर बात करने के बजाय रेवरेंड यानजू ने किन यू से पूछना शुरू कर दिया, वर्तमान किन सम्राट मेरे दूसरे भाई हैं। आपको क्या लगता है मेरे पिता कौन हैं? किन यू ने पूछा। रेवरेंड यानजू मुस्कुराते हुए कहते हैं, वास्तव में एजियो ड्रैगन अप्रत्याशित रूप से ये भी कहता है, यानजू, मुझे पहले से ही पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। भाई किन यू, मुझे तुम्हें इस मामले के बारे में थोड़ा सावधान करना था, लेकिन किसी तरह मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया। किन यू ने भौहें चढ़ाईं। जब रेवरेंड यानजू और एजियो ड्रैगन दोनों ने ऐसा कहा है तो वास्तव में यह महत्वपूर्ण मामला क्या है? बात को घुमा फिराकर मत बोलो, अधिपति नीला ड्रैगन। रेवरेंड यानजू, अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो जल्दी से बताओ, ऐसा क्या मामला है जो तुम्हें इतनी सावधानी से काम करने पर मजबूर कर रहा है? यह एक बेहद महत्वपूर्ण मामला लगता है। किन यू को शक हो गया है। रेवरेंड यानजू पूछते हैं, किन यू, यदि आपके किन राजवंश और अन्य राजवंशों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो आप स्टेलर टॉवर की सेना को उसकी मदद के लिए भेजेंगे, है ना? किन यू मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर करूंगा। अगर कोई मुश्किल समस्या आती है तो मेरे लिए मदद करना बिल्कुल स्वाभाविक होगा। मैं अपने रिश्तेदारों को बिना पलक झपकाए दुखी होते नहीं देख सकता। अगर उसके पास शक्ति नहीं होती तो वह कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अब जब उसके पास स्टेलर टावर है तो स्वाभाविक रूप से वह अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहता है। रेवरेंड यानजू हंसते हुए कहते हैं, तब तो आप मौत को न्योता दे रहे होंगे, तुम मौत को दावत दे रहे होगे। एजियो ड्रैगन भी कहता है। किन यू चौंक जाती है और उन दोनों को संदेह से देखती है। नीला ड्रैगन समझाता है, भाई किन यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद तुमने अराजक सूक्ष्म महासागर के बारे में भी सुना होगा। अराजक सूक्ष्म महासागर में उन भटके हुए अमर प्राणियों ने एक बार आदेश दिया था कि कियानलोंग महाद्वीप नश्वर लोगों का महाद्वीप है और जियूजेनिस्ट इन नश्वर देशों के बीच सत्ता की लड़ाई में बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकते। यदि जियूजेनिस्ट एक नश्वर देश पर नियंत्रण रखते हैं और फिर पता चल जाता है तो उन्हें निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। रेवरेंड यानजू गंभीरता से कहते हैं। नीला ड्रैगन सिर हिलाते हुए कहता है, किन यू, तुम्हारा वह चाचा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह आदेश अनगिनत साल पहले अराजक सूक्ष्म महासागर से आया था और सभी भीले अमरों द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत है। ये भीले अमर समुदाय का आदेश है, इसलिए तुम्हारे चाचा लैन को भी इसे स्वीकार करना होगा। किन यू चौंक गया, तो फिर आप वर्तमान देशों के शांक्षियान को कैसे समझाएंगे? वह संदेह से पूछता है। रेवरेंड यानजू हंसते हुए कहते हैं, ये तथाकथित शांक्षियान तो बस कुछ जिंदान चरण के जियूजेनिस्ट हैं, उन्हें इस बारे में कैसे पता चल सकता है? इसके अलावा कुछ जियूजेनिस्टों का नश्वर जगत की सामान्य स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं होता। नीला ड्रैगन ये भी कहता है, किन यू, ध्यान से सुनो, उन भटके हुए अमर लोगों का आदेश था कि वे नश्वर देशों को जियूजेनिस्टों के नियंत्रण में नहीं देखना चाहते। उनका मतलब बिल्कुल साफ है, यानी कियानलोंग महाद्वीप निश्वरों का महाद्वीप है और निश्वरों द्वारा नियंत्रित है। जब तक तुम इस विचार का उल्लंघन नहीं करते तब तक तुम ठीक रहोगे। किन यू तुरंत समझ जाता है, मैं समझ गया। अगर मैं अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा के लिए कुछ मातहतों को भेजूं तो क्या मैं नियम तोड़ दूंगा? वे सिर्फ अंगरक्षक के तौर पर काम करेंगे। वह जल्दी से इस आदेश का फायदा उठाने का एक संभावित तरीका ढूंढ लेता है। एजियो ड्रैगन हंसते हुए कहता है, बेशक तुम ऐसा नहीं करोगे। याद रखो, अगर तुम किसी सम्राट को खुलेआम नहीं मारोगे या जियूयाओवादियों की सेना का नेतृत्व करके नश्वर सेनाओं को नहीं मारोगे या किसी नश्वर सम्राट को नियंत्रित नहीं करोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। किन यू अराजक सूक्ष्म महासागर में उन अथाह ढीले अमरों के इरादे को पूरी तरह से समझता है। ये बदचलन अमर लोग चाहते हैं कि कियानलोंग महाद्वीप सिर्फ नश्वर लोगों का महाद्वीप ही रहे, बस। जो कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे ये लोग सजा देंगे। आदरणीय, मिंग राजवंश का सम्राट आपसे मिलना चाहता है। एक शिष्य दौड़कर आया और बोला, झू यान, उसे अंदर आने दो। रेवरेंड यानजू मुस्कुराते हुए कहते हैं। किन यू खड़ा होता है और कहता है, रेवरेंड यानजू, अधिपति एजियो ड्रैगन, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जब निपटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो वह वापस लौटने के बजाय यहाँ क्यों रुके? नमस्कार रेवरेंड यानजू। झू यान अंदर आ गया है। अचानक किन यू को देखकर उसका चेहरा भय और अविश्वास से भर गया। तुम काले वस्त्रधारी। किन यू झू यान को देखता है और उदासीनता से कहता है, हाँ, मैं वह काले वस्त्र वाला आदमी हूँ जिसने आपको डोंगफेंग यू के स्थान के बारे में पूछने के लिए पकड़ा था। झू यान किन यू को देखकर बेहद डर गया लगता है। फिर वह अपने डर को दबाने के लिए गहरी सांस लेता है और आदरपूर्वक कहता है, मैं झू यान हूँ, मिंग राजवंश का सम्राट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं, सीनियर? मैं। किन यू अचानक एक हल्की मुस्कान देती है। किन जेंग मेरा दूसरा भाई है। जब उसकी आवाज अभी भी गूंज रही होती है तब तक उसका शरीर गायब हो चुका होता है। किन जेंग, दूसरा भाई। झू यान की आंखें बाहर निकल आईं।
उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसका आश्चर्य आधा बनावटी और आधा सच्चा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि काले वस्त्र वाला वह आदमी किन सम्राट का भाई होगा। वह एक क्षण में जाग जाता है और चारों ओर देखता है। वे कहाँ हैं? मत देखो, वे तो पहले ही जा चुके हैं। एजियो ड्रैगन हा हा हंसी के साथ कहता है। शियुयाओवादियों की एक विशाल सेना आकाश में अत्यंत तेजी से उड़ रही है और किन राजवंश की राजधानी की ओर बढ़ रही है। यान रूई और 2 अन्य संरक्षक इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। किन यू और उसके 2 भाई बहुत पहले ही उनसे आगे बढ़ने लगे थे। किन राजवंश की राजधानी के एक शहर के प्रवेश द्वार पर किन दे, किन जेंग, किन फैंग और फेंगयूजी खड़े हैं और मिंग राजवंश की राजधानी की ओर देख रहे हैं। ये चारों किन यू के जाने के बाद से इसी मीनार पर शियुयाओवादियों की विशाल सेना लेकर किन यू का इंतजार कर रहे हैं। संरक्षक लियांग टैन पहले ही डोंगफेंग यू को वापस ले जा चुके हैं। किंदे ने बस उसे बाद में सजा देने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दिया था। अब किंदे को सबसे ज्यादा अपने तीसरे बेटे के साथ एक अच्छी बातचीत की चाहत है। वास्तव में क्या हुआ था, उनका तीसरा बेटा मात्र 10 वर्ष पहले ही कियानलोंग महाद्वीप से चला गया था। फिर वह स्टेलर टॉवर का स्वामी कैसे बन पाया? सुखद आश्चर्य, संदेह, अविश्वास, घबराहट, इस समय किंदे और अन्य 3 के दिलों में सभी प्रकार की भावनाएं हैं। दूर से एक सुनहरी रोशनी की किरण तेजी से उनकी ओर आती है। उनकी आंखें एकदम चमक उठती हैं। एक घुमावदार रास्ते पर चलते हुए वह सुनहरी रोशनी की किरण नीचे गिरती है और सीधे शहर के द्वार पर गिरती है। फिर वह एक आदमी में बदल जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि किन यू है। पिताजी। किन यू अपने पिता किंदे की ओर देखता है। किंदे, किन जेंग, किन फैंग और फेंगयूजी सभी उसकी ओर देखते हैं। तार्किया टॉवर मास्टर, किंदे ने बातचीत शुरू की। यहाँ बहुत सारे जियूजेनिस्ट हैं, शायद 10,000 से भी ज्यादा। किन फैंग आगे कहते हैं। किन जेंग ये भी कहता है, तो आप स्टेलर टावर के मालिक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको बेस बिल्डिंग पिल्स की इतनी कम परवाह है। संरक्षक लियांग टैन के अनुसार स्टेलर टावर अप्रत्याशित रूप से पेंगलाई अमर क्षेत्र के समान ही एक महाशक्ति है। तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। तुम सिर्फ 10 सालों में इतने शक्तिशाली हो गए हो। हालांकि फेंगयूजी तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है, उसके चेहरे पर कोई बड़ी मुस्कान नहीं है। वे चारों किन यू को घूरते हैं और एक साथ कहते हैं, बताओ वास्तव में क्या हुआ था। किन यू मुस्कुराने की कोशिश करती है। मेरे पास आपको बताने का समय नहीं था, है ना? किन यू की बनावटी मुस्कान देखकर अभिनय कर रहे किंदे अब खुद को रोक नहीं पाते। वह, जो आमतौर पर गंभीर और गरिमामयी होते हैं, अब किन यू के सिर पर थपथपाते हैं और खुशी से हंसते हुए कहते हैं, तुम तो कमाल हो यार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद को स्थापित करने के लिए इतनी मेहनत करोगे। किन फैंग उत्साह से किन यू के कंधों को गले लगाता है और कहता है, जियाओ यू, मुझे इस दौरान खुद को बहुत संयमित रखना पड़ा है। मैं बदला लेने या अपने मध्यम श्रेणी के पवित्र हथियार के खोने का जिक्र करने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन अब आखिरकार मैंने अपने दिल की बात कह दी है। ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। किन जेंग भी किन यू के कंधों को गले लगाता है और कहता है, जियाओ यू, मैं नश्वर लोगों का सम्राट हूँ, लेकिन आप जियूजेनिस्टों के स्वामी हैं। हमारे पूर्वज किन शेहुआंग द्वारा कियानलोंग महाद्वीप के एकीकरण को किन वंश के इतिहास में सर्वोच्च गौरव माना गया है, लेकिन आपका तार्किया टॉवर अतीत के महान किन राजवंश से भी बड़ी उपलब्धि होगी। फेंगयूजी निराश होकर कहता है, उस समय मैं शुद्ध तलवार विद्यालय द्वारा अन्याय सहने को सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भतीजा पेंगलाई अमर क्षेत्र जैसी महाशक्ति का नेता बनेगा। समय सचमुच बदल रहा है। इस अवधि के दौरान किन राजवंश के उच्च वर्ग ने अपने साथ गहरा अन्याय महसूस किया। जनरल झाओ यूनेक्सिंग मारा गया, लेकिन वे उसका बदला नहीं ले सके। दोनों शांगशियन का एक एक हाथ काट दिया गया और सभी मध्यम श्रेणी के पवित्र हथियार भी छीन लिए गए। हालांकि किन राजवंश इस अपमान को सहन नहीं कर सका, लेकिन फिर किन यू वापस लौटा और एक विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए उसने स्वयं एक ही रात में बाजी पलटते हुए दुश्मनों पर धावा बोल दिया। परिणामस्वरूप सभी की निराशा दूर हो गई। शहर के गेट टॉवर पर अर्धचंद्र की धुंधली रोशनी में एक मेज सजाकर किन यू, उसके पिता, उसका बड़ा भाई, उसका दूसरा भाई और फेंगयूजी उसके चारों ओर बैठ जाते हैं। वे शराब पीते हैं और चांदनी में पिछले 10 सालों के अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे से बातें करते हैं। खतरनाक अनुभवों के बारे में बात करते हुए वे तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। फिर रात बीत जाती है और पूर्व दिशा में एक सफेद चमक दिखाई देती है। उजाला होने लगा है। इतनी लंबी बातचीत के बाद किंदे और अन्य लोग अंततः किन यू के अनुभवों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि जियूजेन दुनिया कितनी खतरनाक है। शियुजेन दुनिया की तुलना में कियानलोंग महाद्वीप कहीं ज्यादा स्थिर है। कम से कम ये कानूनों और सेनाओं द्वारा नियंत्रित है। यहाँ बस एक ही बुरी बात है, देशों के बीच लड़ाई। लेकिन शियुजेन दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। एयर, तुम्हारे पिछले 10 साल बहुत मुश्किल रहे हैं। तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। इस समय किंदे के अंदर भी दया उमड़ रही है। कौन जाने किन यू ने विदेशी जियूजेन दुनिया में कितनी बार मौत को मात दी होगी। किंदे को इसका जवाब बिल्कुल नहीं पता। दरअसल किन यू के अनुभव उसके वर्णन से भी ज्यादा खतरनाक थे। उसने उन कई मौकों के बारे में बात नहीं की जब उसे खतरे से बाहर निकलने के लिए उल्कापिंड के आंसू पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि वह अपने पिता को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। राजकुमार यू के भवन में लियर सुबह सुबह फूलों को सावधानीपूर्वक पानी दे रही है और उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी आकर्षक मुस्कान है। लियर, तुम सुबह सुबह फूलों को पानी देने के लिए इतनी जल्दी उठ गए।
थोड़ा और आराम क्यों नहीं कर लेते? किन यू सीधे पास में लगे जालीदार झूले के पास जाता है और संतुष्ट होकर लेट जाता है। फिर झूला झूलने लगता है। ली एयर मुस्कुराते हुए भावुक होकर कहता है, कियान लॉन्ग महाद्वीप में कई अनोखे फूल हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलते। इसके अलावा सुबह की हवा भी बहुत अच्छी होती है। दरअसल नश्वर लोगों के निवास स्थान भी बुरे नहीं होते। तो फिर बस यहीं मेरे साथ रहो हर समय, मैं तुम्हें भगाऊंगी नहीं। किन यू मजाक में कहती है। अच्छा मजाक बंद करो, तुम कल पूरी रात क्यों नहीं लौटे? कहाँ गए थे? ली र गंभीरता से कहता है। किन यू चौंका, फिर गंभीरता से बोला, ये क्या अब भी पूछना है कि आदमी रात में बाहर क्यों जाता है? बाकी नश्वर जगहें अच्छी नहीं हैं, लेकिन वेश्यालय अभी भी खूब फल फूल रहे हैं। और तो और नश्वर विद्वान अक्सर चिल्लाते हैं, विनम्र, संयमी, गुणी युवती सज्जन के लिए अच्छी जीवन साथी है, और फिर वेश्यालयों की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसे कहते हैं फैशन। कल मैं भी इसे देखने एक वेश्यालय गया था। लियर अपना मुंह ढक लेती है और हंसती है। तुम्हें लगता है कि तुम एक सज्जन हो? क्यों नहीं, मैं तो उस भूमिका के लायक नहीं दिखता। ठीक है, बकवास बंद करो। कल कई जियुयाओवादी बाहर दिखाई दिए थे। क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई नश्वर हूँ जो इसे महसूस नहीं कर सका? बताओ, जाने के बाद तुमने क्या किया? ली एयर ने सावधानी से पूछा। किन यू झूले में लेटा हुआ रुक जाता है। वह उठता है, खड़ा होता है और कहता है, मैं अब तुमसे यह बात नहीं छिपाऊंगा। कल मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने मालिक से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मालिक की तो पहले ही हत्या हो चुकी थी। मेरे पिता और अंकल फैंग दोनों का एक एक हाथ भी कट गया था। इसलिए कल मैं बदला लेने के लिए निकल पड़ा। उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई है। बदला लेना, नतीजा क्या हुआ? लियर पूछता है। स्कूल बंद कर दिया गया। किन्यू की आंखों में क्रोध की चमक थी। लियर भौहें चढ़ाती है। लगता है कि वह इस बात से थोड़ी नाखुश है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आह भरती है। ठीक है, चूंकि तुमने उनका स्कूल बंद करवा ही दिया है तो बदला तो मिल ही गया है ना? फिर हवेली में वापस आकर भी तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे तुम्हें लोगों का एक टुकड़ा चाहिए? किन्यू को होश आता है और वह जल्दी से कहता है, मुझे माफ करना। अभी अभी उसे अपनी दुश्मनी फिर से याद आ रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। ली एयर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं। किन यू, तुम्हारे पिता और अंकल फैंग कहाँ हैं? मुझे भी कभी उनसे मिलवा देना। तुम क्या करने जा रहे हो? किन यू ने संदेह से पूछा। मैं उनकी चोटों का इलाज करने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं और क्या करूँगा? लियर ने ऐसे जवाब दिया जैसे यह बात बिना कहे ही समझ आ गई हो। उनकी चोटों का इलाज? मेरे पिता और अंकल फैंग यूजेनिस्ट हैं, वे बहुत स्वस्थ हैं। आप किन चोटों का इलाज करने वाले हैं? लियर नाराज होकर कहता है, बेवकूफ, क्या हाथ कटने से चोटें नहीं लगती? तुम्हारे पिता और अंकल फैंग के हाथ कट गए हैं, इसलिए दूसरे लोग उन्हें ठीक नहीं कर सकते। काफी समय हो गया है, लेकिन अगर मैं भी कुछ करूं तो मैं अभी भी कुछ हद तक कामयाब हो सकता हूं। किन यू स्तब्ध है। आपका मतलब है कटे हुए हाथ फिर से बन सकते हैं? उसका चेहरा अविश्वास से भरा है। ली एयर एक शानदार मुस्कान के साथ कहता है, जरूर कर सकते हैं। तुमने मुझे पहले यान जेड के गंभीर घावों का इलाज करते देखा है ना? यह मेरी विशेष जादुई शक्ति है। ओह किन यू, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पिता और अंकल फैंग को ठीक होते नहीं देखना चाहती? अगर ऐसा है तो चलो इसे भूल जाते हैं। नहीं नहीं, किन यू जल्दी से बोली। जब ली एयर ने उसके हाव भाव देखे तो उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। अचानक किन यू ली एयर का हाथ पकड़कर सीधे शाही महल की ओर उड़ता है। चलो चलें, शाही महल तक मेरे पीछे आओ। ली एयर, कृपया मेरे पिता और अंकल फैंग के कटे हुए हाथों को ठीक कर दो। हालांकि वह मुंह से ऐसा कहता है, फिर भी उसकी उड़ान की गति बहुत तेज है। हालांकि ली एयर चौंक जाती है। वह देखती है कि किन्यू उसका हाथ खींच रहा है। ये पहली बार है जब किन्यू ने उसका हाथ खींचा है। B8C9 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 10। जियोलू शुद्ध वन उद्यान किन राजवंश के शाही महल में निषिद्ध स्थानों में से एक है, क्योंकि किंडे और फेंग्यूजी आमतौर पर यहाँ रहते हैं। कुछ समय पहले किंडे, किनयू, किनजिंग, किनफैंग और फेंग्यूजी सिटी गेट टॉवर पर अलग हो गए थे। किनयू प्रिंस यू की हवेली में लौट आए, किनफैंग प्रिंस रुई की हवेली में लौट आए, जबकि किंडे, फेंग्यूजी और किनजेंग एक साथ इंपीरियल पैलेस में वापस चले गए। शुद्ध वन उद्यान के द्वार के बाहर। पिताजी, मैं अब जा रहा हूँ, किनजेंग ने झुककर बड़े आदर से कहा। हालांकि जैसे ही वह अपने घर वापस जाने वाला था, हवा का एक झोंका उस पर टूट पड़ा। चौंककर किनजेंग बिना देर किए चिल्लाया, कौन? तभी दो लोग प्रकट होते हैं। पता चलता है कि वे किन यू और मिस लियर हैं। फेंग्यूजी और किंडे को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि किन यू अपनी आभा को दबा नहीं रहा था। उनकी पवित्र इंद्रियों ने पहले ही जान लिया था कि वह आ रहा है। लेकिन किनजेंग अभी तक जियांटियन स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं बता सका कि आने वाला कौन था। पिताजी, अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। ली एयर का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए किन यू उत्साहित होकर किंडे से कहता है। किंडे किन यू और लियर को ध्यान से देखता है। किन यू को अभी भी लियर का हाथ खींचते देखकर उसे शक होता है कि वे दोनों हाथों में हाथ डालकर उड़ भी रहे थे। फिर जब वह लियर का हल्का सा लाल चेहरा देखता है तो वह स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकालता है और हंसते हुए कहता है, अच्छी खबर। यू, क्या तुम मुझे अंदाजा लगाने दोगी? तुम्हें पहले से ही पता है? किन यू आश्चर्यचकित है। किंडे मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह इस युवा महिला से संबंधित है। किन यू सिर हिलाता है।
अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा हैरानी है। ली एयर के बताने के बाद ही उसे पता चला कि वह कटी हुई भुजाओं को फिर से बना सकती है। तो उसके पिता को ये कैसे पता चला? किन-दे को और भी ज्यादा यकीन हो गया। वह ली एयर को ध्यान से देखता है। उसे ध्यान से देखने पर ही उसे उसकी शालीनता का एहसास होता है। शालीनता और सादगी का वह भाव बहुत सुकून देता है, बिल्कुल सुबह की ताज़ी और साफ हवा की तरह। बुरा नहीं, बुरा नहीं। किन-दे लियर को ध्यान से देखता है जैसे कि वह अपनी बहू की प्रशंसा करते हुए उसे देख रहा हो। किन यू मूर्ख नहीं है। अपने पिता को इस तरह व्यवहार करते देखकर जरा सोच विचार करके वह पूरी तरह समझ जाता है कि उसके पिता क्या सोच रहे हैं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिताजी, ये ली एयर है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था जब हम अभी शहर के फाटक के बुर्ज पर शराब पी रहे थे। मैं इसे यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि यह आपके कटे हुए हाथ को ठीक कर सकती है। ओह मिस लियर, क्या आप कटे हुए हाथ ठीक कर सकती हैं? किन-दे ने भौहें चढ़ाईं। ली उदासीन मुस्कान के साथ कहता है, चाचा किन, आपके इस कटे हुए हाथ को फिर से बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी जन्मजात जादुई शक्ति अभी भी इसे निश्चित रूप से कर सकती है। अंकल फेंग के कटे हुए हाथ को भी इसी तरह ठीक करके सामान्य बनाया जा सकता है। किन-दे और फेंगयूजी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हैं। मिस लियर, मेरे स्कूल को ज़्यूज़ेन स्कूल माना जा सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कटे हुए हाथ फिर से उगाए जा सकते हैं। इस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। क्या आप मुझे अपने इलाज के तरीके के बारे में बता सकती हैं? फेंगयूजी को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन किन्यू ने लियर को उपचार देते देखा है और उसका कौशल वास्तव में अद्भुत था। यह एक जादुई शक्ति है जो मेरे साथ जन्मजात है। क्या आप मुझे इसे आप पर थोड़ा इस्तेमाल करने देंगे? अंकल किन, अंकल फेंग। ली मुस्कुराते हुए कहता है। किन्यू भी कहती है, चिंता मत करो पिताजी, अंकल फेंग। ली एयर उपचार में असाधारण रूप से कुशल है। मैंने उसे कई बार दूसरों के घावों का इलाज करते देखा है और परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। आपको बस थोड़ा समय लगेगा। किन-दे और फेंगयूजी कुछ देर तक सोचते हैं और फिर अपने कोट उतारने लगते हैं। ली मुस्कुराते हुए कहता है, चाचा किन, अंकल फेंग, आपको अपने कोट उतारने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहीं खड़े रहना है ताकि मैं आप पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकूं। ओह, तो हमें आपको परेशान करना पड़ेगा, मिस लियर। किन-दे और भी हैरान हो गया। वह और फेंगयूजी अपनी जगह पर ही स्थिर खड़े रहे। ली एयर अपनी आंखें हल्के से बंद कर लेती है। उसके शरीर के चारों ओर विभिन्न हरे प्रकाशपुंज घूमने लगते हैं। उनमें लिपटी हुई वह जीवन की देवी जैसी दिखती है। फिर हरे प्रकाशपुंज किन-दे और फेंगयूजी की ओर फैलने लगते हैं। जियो यू, क्या तुम्हें सफलता का पूरा भरोसा है? एक तरफ खड़ा किन झेंग भी कुछ उम्मीद के साथ ये दृश्य देख रहा है। किन यू ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो। जब प्रकाश की विभिन्न हरी किरणें किन-दे और फेंगयूजी की कटी हुई भुजाओं पर पड़ती हैं, तो उनकी खाली आस्तीनें धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कटी हुई भुजाएं अंदर की हथकड़ियों की ओर बढ़ने लगी हैं। बस लंबाई बढ़ने की गति काफी धीमी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। जैसे जैसे समय बीतता है, मूल रूप से खाली आस्तीन के उभरे हुए हिस्से लगातार लंबे होते जाते हैं। किन्यू की पवित्र इंद्रिय स्पष्ट रूप से देखती है कि जैसे जैसे हरी रोशनी भुजाओं के कटे हुए हिस्सों के साथ मिलती है, भुजाएं धीरे धीरे फिर से उगाती हैं। उनका मांस और हड्डियां फिर से बनती रहती हैं। 6 घंटे के बाद पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं और किन यू और किन जेन भी 6 घंटे से इलाज पर नजर गड़ाए हुए हैं। अपनी बाहों में लगातार सुधार महसूस करते हुए किन-दे और फेंगयूजी दोनों बेकाबू होकर उत्साहित और खुश हैं। लेकिन चूंकि ली एयर इस समय उनका इलाज कर रही है, इसलिए वे उसका ध्यान भटकने के डर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही हैं। उसकी नाक की नोक पर भी पसीना आ गया है। लियर पूरी तरह से अपनी आंखें बंद रखे हुए है और किन यू अपनी पवित्र इंद्रियों से इस प्रगति को ध्यान से देख रहा है। अब किन-दे और फेंगयूजी की उंगलियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं। उपचार सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। लियर अंततः अपनी आंखें खोलती है, धीरे से सांस छोड़ती है और अपने चेहरे से पसीना पोंछती है। अंकल किन, अंकल फेंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वह मुस्कुराते हुए पूछती है। किन-दे और फेंगयूजी एक दो बार अपनी बाहें घुमाते हैं और दोनों हाथों से इशारे भी करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सुखद आश्चर्य से भर जाते हैं। मिस लियर, मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ कभी कटा ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। किन-दे बहुत उत्साहित है। फेंगयूजी के साथ भी यही स्थिति है। अब जब उसका कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया है, तो वह पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा है। किन जेन खुश हो गया। वह जोर से हंसते हुए बोला, ये बहुत अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है। हमें इसके लिए एक बड़ा जश्न मनाना चाहिए। लोगों, जल्दी से राजकुमार रूई के परिवार को महल में आमंत्रित करो और महारानी, देवियों, राजकुमारों और राजकुमारियों को भी 100 आधिकारिक मंडप में ले जाओ। 100 आधिकारिक मंडप में सर्वोच्च सम्राट किन-दे मुख्य आसन पर बैठते हैं। किन जेंग और फेंगयूजी उनके दोनों ओर बैठते हैं। किन यू और किन फेंग उनके ठीक बगल वाली सीटों पर बैठते हैं। सभी लोग लंबी मेज के दोनों ओर बैठते हैं। ये भोज पिछले भोज से भी कहीं ज्यादा शानदार है। व्यंजन लगातार एक के बाद एक परोसे जाते हैं। दुनिया के 365 व्यंजन यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। आओ, सब लोग जी भरकर इनका आनंद लें। किन जेंग हंसते हुए कहता है। इस भोज में ली या को जबरदस्ती काफी शराब पिलाई जाती है।
ये जानकर कि किन दे और फेंगयूजी के कटे हुए हाथ फिर से जीवित हो गए हैं, किन फेंग बहुत खुश होता है और उसे बार बार धन्यवाद देता है। इस बार भोज का मुख्य पात्र कोई और नहीं बल्कि ली यह है। सभी लोग उत्सव का भरपूर आनंद लेते हैं। रात्रि होने पर ही भोज समाप्त होता है। राजकुमार यूके भवन में आपस में बहस करना बंद करो। दूसरी, पांचवी और छठी कंपनियों के नेता किन वंश के 3 मानद अनुचर बनेंगे। किन यू सीधे अपना फैसला सुनाता है। उसने जिन 3 लोगों को चुना है उनमें से 2 युवानयन अवस्था के विशेषज्ञ हैं और एक मध्यम युवानयन अवस्था का विशेषज्ञ है जो सत्ता में युवानयन अवस्था के किसी विशेषज्ञ से मुकाबला कर सकता है। वहां उपस्थित अन्य 7 कंपनी नेता कुछ हद तक निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। शाही महल से वापस आते ही किन यू ने 4 संरक्षकों और 10 कंपनी नेताओं को इकट्ठा किया। इन 10 कंपनी नेताओं में सबसे कमजोर नेता पहले से ही मध्य युवानयन चरण में था। किन कबीले के सदस्यों की मदद के लिए किन यू ने विचार किया और किन कबीले के मानद रक्षक अनुचर बनने के लिए 3 विशेषज्ञों को चुनने का फैसला किया। वह पहले से ही अराजक सूक्ष्म महासागर के क्रम के बारे में जान चुका था, इसलिए उसने सोचा कि किन वंश की रक्षा के लिए उसे 3 शक्तिशाली जीवयाववादियों को बुलाना चाहिए और इससे ज्यादा जीवयाववादियों का इस्तेमाल करना बेकार होगा। इसलिए उसने पहले इन 10 कंपनी नेताओं में से 3 को चुनने का फैसला किया। किन यू द्वारा चुने गए सभी लोग उससे अपने लिए एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार बनाने के लिए कह सकते हैं और वे अपनी पसंद का कोई भी पवित्र हथियार चुन सकते हैं। युवानयन स्तर के विशेषज्ञों के लिए उच्च श्रेणी के पवित्र हथियार अभी भी आकर्षक हैं और किन यू ने कहा है कि उन्हें केवल 100 वर्षों तक मानद अनुचर के रूप में सेवा करनी होती है, उसके बाद ही उन्हें दूसरे बैच से बदला जाता है। शियाओवादियों के लिए 100 वर्ष कोई लंबा समय नहीं है। हाँ, टावर मास्टर चुने हुए तीनों विशेषज्ञ खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। क्या ये सिर्फ 100 साल नहीं है? इस दौरान उन्हें बस चुपचाप अभ्यास करना होगा। जहाँ तक किन कबीले के सदस्यों की रक्षा का सवाल है, किन कबीले की शक्ति को देखते हुए कौन उसे भड़काने की हिम्मत करेगा? इसलिए यह उनके लिए बहुत आसान काम है। 100 आसान सालों के बाद वे दोनों एक उच्च श्रेणी का पवित्र हथियार भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अच्छा काम कौन नहीं चाहेगा? रक्षक यान रूई, काले जैड के बक्से की खोज के लिए तुरंत 8000 रक्षकों की एक सेना जंगल में भेजो। एक बात याद रखो, खोज क्षेत्र जंगल की सीमा के पार 100,000 ली के भीतर है। तुम्हें इससे ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। किन यू ने गंभीरता से आदेश दिया। यान रूई एक महिला है, लेकिन वह स्टेलर टॉवर के 8 संरक्षकों की नेता है और बेहद सक्षम और अनुभवी है। टावर मास्टर, अगर उस काले जेड केस का स्थान अधिक गहराई में है तो क्या हम वहां जाएंगे? वह पूछती है। नहीं। किन यू के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी चालाक मुस्कान उभरती है। अगर तुम वो काला जेड केस ले आओ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी ले पाए तो कोई बात नहीं। याद रखना, सुरक्षा पहले। ठीक है, मैंने हवेली के मैनेजर को पहले ही कह दिया है कि जाकर स्याही जैसे जेड से बने कुछ केस खरीद लाओ। तुम उन्हें ले जाओ और तुरंत जंगल की जमीन में गाड़ दो। किन यू मन ही मन हंसता है। 9वीं जेड तलवार। शायद कोई भी नेता खोजी शियूजेनिस्टों को इस रहस्य के बारे में नहीं बताएगा। उन्हें बस इतना पता होगा कि उन्हें एक काला जेड केस ढूंढना होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि वह किस तरह का जेड केस है। और ये नश्वर निर्मित स्याही जैसे जेड केस भी काले जेड केस ही माने जा सकते हैं। हाँ, यान रूई के चेहरे पर भी उत्साह की झलक है। वह निश्चित रूप से किन यू का मतलब समझती है, चूंकि उसे जंगल में 1 लाख ली से ज्यादा गहराई तक नहीं जाना है। जंगल में खोज का मिशन ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह खुश और निश्चिंत है। किन यू आसमान में बादलों के बीच एक सफेद बादल पर लेटा हुआ है, हाथ में शराब की एक बोतल लिए हुए एक के बाद एक घूंट ले रहा है। ली एयर उसके बगल में बादल पर पैर क्रॉस करके बैठी है। उसके पैरों में एक जिथा रखा है। वह आंखें बंद करके जिथा बजाने का आनंद ले रही है। संगीत सुनते हुए शराब पीने से किन यू को ऐसा आनंद मिलता है मानो वह अमर हो। जैसे ही सफेद बादल तैरता है, आकाश के 9वें स्तर से जिथा संगीत नीचे आता है, मानो वह प्रकृति की ध्वनियां हों। जब जिथा संगीत बंद होता है तो किन यू तुरंत फ्लैगन को एक तरफ रख देता है और उठ बैठता है। वह मुस्कुराते हुए लियर से कहता है, लियर, इस बार मुझे तुम्हें फिर से परेशान करना पड़ेगा, लेकिन जियाओ लू मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसे इस तरह कटे हुए हाथ के साथ जिंदगी भर जीते हुए नहीं देख सकता। मैं, ठीक है, इतना उदास मत हो। ली एयर मुस्कुराते हुए कहता है, हमें सुयान शहर पहुंचने में अभी और कितना समय लगेगा? हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। किन यू ने तुरंत बादल की गति बढ़ा दी। सुयान शहर के एक द्वार पर किन यू ने बाहर एक नीला चोगा पहना हुआ है, जो वह बहुत कम पहनता है। यह नीला चोगा बेहद कीमती है और किन जेंग ने किन यू को खुद दिया था। ली एयर ने भी पूरी तरह नीले रंग के कपड़े पहने हैं और अपनी पतली कमर पर एक रेशमी बेल्ट बांधी हुई है। वे दोनों शहर में प्रवेश करते हैं। अपनी पवित्र इंद्रियों के जोर से किन यू को टाइशान और शियाओ लू का पता चल जाता है, लेकिन उसकी पवित्र इंद्रियों ने जो कुछ खोजा है उससे वह स्तब्ध रह जाता है। बाद में वह जोर से हंसता है। तुम क्यों हंस रहे हो, किन यू? लियर ने संदेह से पूछा। किन यू रहस्यमयी ढंग से कहता है, मेरे पीछे आओ। वह पल भर में अपनी गति बढ़ा देता है। सिर्फ 2-3 कदम चलकर वह 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है, लेकिन उसके आसपास के आम लोग कुछ भी असामान्य नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बहुत तेज है। ली एयर अभी भी धीरे धीरे जाग रही है। 2 कदमों से, मानो वह तैर रही हो, वह आसानी से किन यू का पीछा कर रही है। ऐसा लगता है कि उसके कदमों से जगह बहुत कम हो सकती है।
सुयान शहर में तांग हवेली में प्रिय एक सफेद वस्त्र पहने सुंदर युवक मुख्य हॉल में घुटनों के बल बैठा है। इस युवक के होंठ लाल और दांत सफेद हैं और वह इतना सुंदर है कि औरतें उसकी दीवानी हो जाएंगी और मर्द उससे ईर्ष्या करेंगे। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि किन राजवंश का तथाकथित नंबर 1 सुलेखक तांग युआन है, जो हजारों सोने के सिक्कों की कीमत के चित्र आसानी से बना सकता है। तुमने ससुर को निराश किया है ना? उनकी वेदी के सामने पूरे 2 घंटे घुटने टेके। तांग युआन की पत्नी जियाओ लू सख्ती से कहती है। अब जियाओ लू की उम्र 20 साल से ज्यादा हो चुकी है और वह अपनी जवानी के चरम पर है। उसमें कोमलता तो है, लेकिन उसके माथे पर वीरता की झलक भी है। कोमलता और वीरता परस्पर विरोधी गुण हैं, लेकिन जियाओ लू में ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। अतीत में इसी विनम्रता और वीरता ने तांग युआन को आकर्षित किया था। जियाओ लू को लुभाने के लिए उसे टाई शान से 3 बार हार का सामना करना पड़ा और अनगिनत कष्ट सहने पड़े। अंततः वह सुंदरी का दिल जीतने में सफल रहा। हालांकि जियाओ लू अपने एक और भाई किन यू से सबसे ज्यादा प्यार करता है। जब किन यू ने कियानलोंग महाद्वीप छोड़ा और वू नदी पर हुए उस युद्ध को व्यापक रूप से प्रसिद्धि मिली, तो उसने किन यू के उदाहरण का अनुसरण करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। 5 साल बाद वह जियांटियन स्तर पर पहुंची और अब वह मध्य जियांटियन स्तर पर पहुंच चुकी है। एक सौम्य कमजोर विद्वान के रूप में, जिसकी शादी एक जियांटियन स्तर की नायिका से हुई है। तांग युआन को स्वाभाविक रूप से कष्ट सहना पड़ा है। जियाओ लू, तुम किनलान पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो। कल यह अवज्ञाकारी बेटा कुछ बदमाशों के साथ वेश्यालय में शराब पीने भी गया था। उसे कम से कम 6 घंटे घुटने टेकने पड़ेंगे। एक 50-60 साल की आलीशान दिखने वाली शादीशुदा औरत गुस्से से तांग युआन को घूर रही है। माँ, तांग युआन चुपके से अपनी माँ की ओर देखता है, लेकिन उसे आशा की कोई किरण नहीं दिखती। डार्लिंग, फिर वह जियाओ लू की ओर देखता है। उसकी आंखों में दयनीय भाव देखकर वह थोड़ा नर्म पड़ जाती है। तांग किनलान। बाहर से जोरदार आवाज आती है। फौजी वर्दी पहने एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आता है। उसके पीछे 2 गार्ड भी हैं। जी जाजी। तांग यान जैसे ही टाई शान को देखता है, वह बिल्ली को देखकर चूहे जैसा व्यवहार करता है। वह इतना डर जाता है कि तुरंत उठकर जियाओ लू की पीठ की ओर दौड़ता है और जल्दी से कहता है, मुझे बचा लो जानू, मुझे बचा लो जानू, जीजाजी मुझे मार डालेंगे। टाई शान का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। तांग किनलान, तुमने फिर से वेश्यालय में जाने की हिम्मत की। तुमने मेरी बहन को निराश किया है ना? इस बार मैं तुम्हें 20 फौजी कोड़े मारे बिना नहीं जाने दूंगा। लेडी टैंग, जिन्होंने कुछ ही देर पहले टैंग युआन को कड़ी फटकार लगाई थी, भी जल्दी से कहती हैं, कमांडर टाई, आप चाबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं उसे 6 घंटे नहीं 10 घंटे तक घुटनों के बल बिठाऊंगी, लेकिन अगर आप उसे 20 सैन्य कोड़े मारेंगे तो वह आधे महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहेगा। बिस्तर पर लेटना भी अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। टाई शान गुस्से से उबल रहा है। तांग कबीला प्रभावशाली है और सुयान शहर में एक बड़ा कबीला है, लेकिन टाई शान शहर की सेना का कमांडर है और शासक सम्राट के छोटे भाई किन कबीले के तीसरे राजकुमार का शपथ ग्रहण भाई है, जिसने वू नदी पर उस पौराणिक लड़ाई में भाग लिया था। इसलिए भले ही तांग कबीला शक्तिशाली है, वह टाई शान को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। बड़े भाई, उसके लिए 2 घंटे घुटने टेकना काफी है। वह फिर कभी वही गलती दोहराने की हिम्मत नहीं करेगा। जियाओ लू जल्दी से तांग युआन के सामने आ जाती है। उसे अपने पति पर फौजी चाबुक से वार पसंद नहीं है। एक तरफ हटो जियो लू। नहीं। जियाओ लू अपने बड़े भाई का रास्ता रोकती रहती है। टाई शान गुस्से में है, लेकिन वह बल प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो उसे अपनी बहन को चोट पहुंचाने से नफरत है और दूसरी बात, वह जियाओ लू का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रहा है, लेकिन वह उसकी तरह बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं है। इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। डार्लिंग, तुम सबसे अच्छे हो, तांग युआन ने जियाओ लू के पीछे छिपते हुए कहा। ओह, क्या यहाँ कोई नाटक चल रहा है? एक मजाकिया आवाज उठती है। सब चौंक जाते हैं और हॉल के बाहर देखते हैं। वे देखते हैं कि किन यू अंदर आ रहा है और ली एर उसके पीछे जा रहा है। जियाओ यू, टाई शान अपनी आंखें इतनी बड़ी खोल देता है कि वे छोटी तांबे की घंटियों की तरह दिखती हैं। भाई यू। जियो लू का चेहरा भी अविश्वास से भरा हुआ है। B8C10 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 11 B8C11। जून फैंग, सितुजू। किन यू और लियर क्रमशः मुख्य हॉल में जाते हैं। जियाओ लू, टाई शान, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपके पीछे जो सज्जन हैं वे आपके पति जियाओ लू हैं? किन यू ने उदासीन मुस्कान के साथ कहा। जियाओ लू किन यू को देखती है। कुछ ही देर में उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जब किन यू ने कियानलोंग महाद्वीप को छोड़कर असीम महासागर में प्रवेश किया, तो किसी को नहीं पता था कि वह कब लौट पाएगा या लौटेगा भी या नहीं। जियाओ लू भी किन यू के जाने से दुखी थी और इसलिए तब से वह प्रशिक्षण में पूरी लगन से जुटी हुई है। भाई यू। जियाओ लू अचानक 2 सीढ़ियां चढ़कर किन यू को गले लगा लेती है। वह अब अपने आंसू नहीं रोक पाती। टाई शान की आंखें भी हल्की लाल हो जाती हैं। इस समय ये लौह पुरुष भी बेहद उत्साहित है। ठीक है, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। अब तुम एक पत्नी हो तो तुम्हें थोड़ा नेकदिल भी होना चाहिए। समझ रही हो? किन यू ने जियाओ लू के कंधों पर हाथ फेरा और उसके आंसू पोंछे। बाद में उसने तांग युआन की तरफ देखते हुए पूछा, तुम तांग युआन हो ना?
क्या तुम मेरी छोटी बहन के पति हो? तांग युआन मूलतः ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी बात का डर नहीं है, लेकिन अब वह कुछ हद तक सतर्क हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति है वह किन राजवंश का राजकुमार यू है, जो कियान लांग महाद्वीप का अभूतपूर्व जियांटियन बाहरी विशेषज्ञ है, जो 20 वर्ष की आयु में जियूजेनिस्ट भी बन गया था और जो वू नदी पर हुए उस पौराणिक युद्ध का विजेता था। जीजाजी, मैं तांग युआन हूँ, शिष्टाचार नाम किंगलान। मैं बिल्कुल जियाओ लू का पति हूँ। तांग युआन थोड़ी देर में शांत हो जाता है और विनम्रता से कहता है, हालांकि वह किन यू को जीजाजी कहता है, जिससे उनके बीच की दूरी तुरंत कम हो जाती है। किन यू गुप्त रूप से उसके व्यवहार को मंजूरी देती है। जियाओ यू, 10 सालों में तुम्हारे बारे में एक छोटी सी भी खबर नहीं आई। आज हमें नशे में धुत होकर पीना होगा। किंगलान, मैं आज के लिए इन फौजी कोड़ों को स्थगित कर देता हूँ। तुम जल्दी से बढ़िया शराब के साथ एक बढ़िया दावत तैयार करो। इस बार मैं और मेरा भाई जी भरकर पियेंगे। टाई शान अब बहुत उत्साहित है। किन यू मुस्कुराते हुए कहती है, दा शान, आज मैं तुम्हारे साथ तब तक पीऊंगी जब तक तुम इसे और नहीं ले पाओगे। ठीक है। किन यू के वर्तमान स्तर पर वह जितना चाहे उतना शराब पी सकता है, तो वह शराब पीने से कैसे कतरा सकता है? वाह तांग किंगलान, तुम वहाँ किस लिए खड़ी हो? तुम तैयारी क्यों नहीं कर लेती? टाई शान अचानक तांग युआन को घूरता है। तांग युआन के चेहरे के भाव कठोर हो गए। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। जीजाजी, अभी अभी आपने कहा था कि आप कुछ समय के लिए सैन्य कोड़े नहीं लगाएंगे, है ना? लेकिन आज राजकुमार यू के आने की वजह से बहुत खुशी का दिन है, तो क्या आप मुझे इन कोड़ों से छूट दे सकते हैं? बकवास है, जल्दी से जाकर दावत तैयार करो। टाई शान गुस्से से कहता है। किन यू मुस्कुराते हुए कहता है, दा शान, क्या तुम मूर्ख बन गए हो? जरूरी नहीं कि उसे खुद ही दावत तैयार करनी पड़े। अभी अभी वो नौकर तुम्हारी बात सुनकर चला गया। शायद वो दावत तैयार करने गया था। किंगलान, तुम्हारे साथ कोई चाल चल रहा है। तांग युआन ने थोड़े आश्चर्य से किन यू को देखा। जीजाजी, अभी अभी घर का नौकर दरवाजे पर था और आपकी पीठ उसकी ओर थी। आपको कैसे पता चला कि वह क्या कर रहा था? वह मार्शल आर्ट नहीं जानता और पवित्र भावना के अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानता। पतिदेव, आप मेरे भाई यू की जादुई शक्ति की कल्पना कैसे कर सकते हैं? जियो लू किन यू को जवाब देने में मदद करती है। जादुई शक्ति, किन यू मुस्कुराते हुए कहता है, जादुई शक्तियों के मामले में मैं अपनी छोटी बहन से कहीं कमतर हूँ। मुझे थोड़ा परिचय करा दूं, यह महिला मेरी छोटी बहन ली एर है। वह ली एर का हाथ खींचता है और फिर उसे सबसे मिलवाता है। वह उसे देखती है लेकिन अपना हाथ वापस नहीं खींचती। किन यू ने पहली बार ली एर का हाथ खींचा था, लेकिन जब उसने दोबारा उसका हाथ खींचा तो उसने ज्यादा विरोध नहीं किया। किन यू की आंखों में संतुष्टि की झलक है क्योंकि उसकी साजिश कामयाब हो गई है, लेकिन अफसोस वह इसे देख नहीं पाती। लियर उदासीन मुस्कान के साथ सभी को सिर हिलाकर अभिवादन करता है। बहन लियर, क्या आप सचमुच मेरे भाई यू की छोटी बहन हैं? जियो लू ने किन यू और लियर को संदेह से देखा। यान र, वह अचानक कहती है। मुख्य हॉल के एक कोने से एक छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ है। उसकी चमकदार काली आंखें बेहद प्यारी हैं। यान, एर, इधर आओ, जल्दी से अपने चाचा को नमस्ते करो। जियाओ लू उस छोटे लड़के को पुकारती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा तांग यान है, जो लगभग 3 साल का लग रहा है। उसके बाल सीधे कंघी करके खड़े हैं और उसके गाल लाल हैं। तांग यान किन यू की ओर बढ़ता है और फिर ली एर को देखता है। वह अपना छोटा सा चेहरा ऊपर की ओर घुमाता है और संदेह से पूछता है, चाचा, आपने अभी कहा था कि उसमें कोई जादुई शक्ति है ना? वो क्या है? ठीक है, बहन लियर की जादुई शक्ति क्या है? जियाओ लू को भी संदेह हो जाता है। वह आपके कटे हुए हाथ को ठीक कर सकती है। किन यू ने जियाओ लू की आंखों में देखा और धीरे से कहा। जियो लू, तांग युआन, लेडी तांग और टाई शान सभी अचंभित हैं। 3 दिन बाद किन यू, लियर, जियो लू, तांग युआन और टाई शान सुयान शहर की सड़कों पर चल रहे हैं। दा शान, इस सुयान शहर का कमांडर बनकर आपको कैसा लग रहा है? किन यू मुस्कुराते हुए पूछता है। टाई शान कुछ देर सोचता है और कहता है, मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। बस कुछ अधिकारियों के बच्चों के साथ पेश आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं अपने उन भाइयों के साथ खाता पीता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। शियाओ यू, तुमने मेरे हटे कट्टे नेकदिल बेटे को देखा है? वह बहुत ताकतवर है ना? हाँ, वो असाधारण रूप से बलवान है। वो इतना छोटा है फिर भी शराब पी सकता है। किन यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। फिर वह एक हल्की सी मुस्कान देता है। टाई शान, इस सुयान शहर में एक युवक है जिसे पंखा पकड़ने का शौक है। लगभग 25 या 26 साल का और काफी प्यारा और सुंदर है ना? उसके सिर के पीछे एक छोटी सी चोटी है। किन यू ने टाई शान से पूछा। बाद वाला हुन्फ करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये हमारे सुयान शहर के गवर्नर का बेटा है, जो इस तांग किंगलान वाले गिरोह का ही सदस्य है। भाई जियो, तांग युआन ने किन यू को संदेह से देखा। किन यू ने सिर हिलाते हुए कहा, तांग युआन, तुम्हारा ये दोस्त संभवतः अपनी नन्ही सी जान गंवा देगा क्योंकि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान किया है जिसे उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। सुयान शहर के गवर्नर का बेटा जुन फेंग औरतों के साथ कई रोमांटिक रिश्ते रखना पसंद करता है, इसलिए उसकी और तांग युआन की जोड़ी एक दूसरे के अनुकूल है। वह कभी कभी अच्छे परिवारों की औरतों के साथ भी खिलवाड़ करता है, लेकिन वह ऐसा सिर्फ मजे के लिए करता है और उसने कभी उनका शोषण नहीं किया। आज जुन फेंग और कई पुरुष नौकर मुख्य सड़कों पर टहल रहे हैं।
वाह क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है, मुझे उससे प्यार हो गया है। वह पास खड़ी एक औरत को देखता है और उसका दिल सीने में धड़कता हुआ महसूस करता है। उसके आगे खड़ी महिला पूरी तरह बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए है और उसके चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान तक नहीं है। उसके चेहरे पर एक बेहद गंभीर भाव है, लेकिन चूंकि उसके चेहरे के भाव एकदम सही माने जा सकते हैं, इसलिए लोग उसे बर्फ की रानी समझेंगे। उसके बैंगनी होंठ उसके राजसी ठंडे भाव को और भी बढ़ा देते हैं। युवती, मैं जुनफेंग जुनजियो हूँ। जुनफेंग आगे बढ़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, जिसे वह सबसे दोस्ताना मानता है। भाड़ में जाओ, बैंगनी वस्त्र पहने महिला भावशून्य चेहरे से कहती है। उसकी आंखें ठंडक से चमक उठती हैं। जुनफेंग चौंक गया। वह कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए कहता रहा, युवती, मैं सुयान शहर और उसके हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर आप कहीं घूमने जाना चाहती हैं तो मैं जरूर सबसे अच्छा टूर गाइड बनूंगा। बैंगनी वस्त्र पहने महिला की आंखें अचानक भयानक रूप से गंभीर हो जाती हैं। अरे भाई जियू, तुम कब से किसी सुंदरी का पीछा करते हुए इतने विनम्र हो गए हो? सुंदरी, मैं सुयान शहर के वांग कबीले का वांग शान हूँ। तुम मेरे पीछे वांग कबीले में आकर थोड़ा इधर उधर क्यों नहीं देखते? एक हल्की तीखी आवाज उभरी। उसी समय दो गुर्गे बैंगनी वस्त्र पहने इस महिला को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। वांग शान शुनफेंग से अलग है। शुनफेंग ज्यादातर महिलाओं पर मजाक करता है, लेकिन वांग शान तो उनका अपहरण भी कर लेता है। तुम सब मर जाओ। बैंगनी वस्त्र पहने महिला की आंखों से शीतलता झलक रही है। अचानक उसके शरीर से प्रकाश की विभिन्न किरणें उसके आसपास फैलती हैं। उसके सबसे नजदीकी वांग वंश के दो गुर्गे पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जुनफेंग मन ही मन इस सदमे से बच नहीं पाता। अपनी अल्प शक्ति के कारण वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता। मिस सीटू, अगर आप मेरे किन राजवंश में किसी को मारना चाहती हैं तो कम से कम आपको पहले मुझे इसके बारे में बताना होगा। किन यू तुरंत जुनफेंग के सामने प्रकट होता है, मानो टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहा हो। बैंगनी वस्त्र पहने महिला जहां किन यू खड़ा है वहां प्रकाश की किरणें फेंकती है, जिन्हें वह आसानी से रोक लेता है। दूसरी तरफ वांग शान भी अपने नौकरों की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया है। उसका खून जमीन पर फैला है। जुनफेंग का चेहरा सफेद पड़ गया और वह अविश्वास से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह ठंडी सुंदरता इतनी घातक देवता थी। बैंगनी वस्त्र पहने खूबसूरत महिला किन यू को देखती है। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, जो एक दुर्लभ दृश्य है। हो सकता है कि वह इस क्रिया को मुस्कुराहट समझ रही हो। टावर मास्टर किन यू, महिला का व्यवहार काफी विनम्र है। किन यू मुस्कुराते हुए कहता है, मिस सीतू, आप भाई यी दा के साथ रहने के बजाय सुयान शहर की सड़कों पर अकेले क्यों घूम रही हैं? इस बदमाश के मेरी छोटी बहन के पति से कुछ संबंध हैं, इसलिए मैं उसे मरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। बैंगनी वस्त्र पहने ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि सीटू जू है, जो बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी के 3 नेताओं में से एक है। चूंकि टावर मास्टर किन यू हरकत में आ गया है, इसलिए इस बार मैं इस बदमाश को छोड़ दूंगा। सीटू जू ने एक नजर जुनफेंग पर डाली, फिर किन यू की ओर देखते हुए कहा, टावर मास्टर किन यू, यी दा और जियाओ जियू दोनों सुयान शहर में हैं। शायद वे इस समय शहर के किसी खास स्थान पर हैं। किन यू ने अपना सिर हिलाया। भाई जियो, तांग युआन अंततः दूर से घटनास्थल की ओर दौड़ा। अभी अभी किन यू, तांग युआन और बाकी लोग जुनफेंग से 1 किलोमीटर दूर थे। हालांकि किन यू के लिए ये दूरी एक कदम में और पल भर में तय की जा सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह समय रहते जुनफेंग की जान बचाने में कामयाब रहा। किंगलान, वे और वांग शान सभी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इस समय जुनफेंग का दिल अभी भी धड़क रहा है। ये दृश्य देखकर और किन यू और उस बैंगनी वस्त्रधारी सुंदर महिला के बीच परिचय को देखकर तांग युआन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह भी शायद एक शियूजेनिस्ट है। वह तुरंत शुनफेंग से कहता है, भाई जियू, जरूर तुम्हारी मृत्यु की इच्छा होगी। तुमने उसे क्यों उकसाया? जुनफेंग एक गहरी सांस लेता है, फिर सीटू जू की तरफ देखता है और धीमी आवाज में कहता है, किंगलान, मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। उसे लगता है कि इतनी धीमी आवाज में बात करने पर कोई उसे सुन नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कहने के तुरंत बाद किन यू अचानक पलटी और जुनफेंग को हैरानी से देखने लगी। सीटू जू भी जुनफेंग को देखती रही, साथ ही उसके हाव भाव भी अजीब हो गए। ये बदमाश किन यू को इस समय समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। सीटू जू पर्पल फ्लेम डेविलिश डेनबॉन की नंबर 1 शी डेविल है और शुरुआती कोंगमिंग स्टेज जियूमोइस्ट भी। किन यू भी लगभग उतनी ही ताकतवर है, फिर भी अब एक साधारण सी बच्ची जियूमोपथ की इतनी बेहतरीन विशेषज्ञ के प्यार में पड़ गई है। क्या पागलपन है? किन यू के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। किन यू और सीटू जू को अपनी ओर इस तरह देखते देख जुनफेंग अपनी जादुई शक्तियों के बारे में सोचता है और अंदाजा लगाता है कि उसकी बातें शायद उन्होंने सुन ली होंगी। उसकी सोच उन्हें पहले से ही पता होती है, लेकिन वह अचानक अपना सिर उठाता है और सीधे सीटू जू की ओर देखता है। क्या आप मिस सीटू हैं? जुनफेंग मुस्कुराते हुए बोला। उसे अभी भी याद है कि किन यू और सीटू जू ने अभी अभी एक दूसरे से क्या कहा था। हालांकि सीटू जू कुछ नहीं कहती, उसकी आंखें अभी भी बर्फ की तरह ठंडी हैं। मैं जुनफेंग हूँ, जुनजियू। मिस सीटू, मैं आपको सचमुच पसंद करता हूँ, लेकिन प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, जब तक आपको याद रहे कि सुयान सिटी में जुनजियू नाम का एक आदमी है जो आपको पसंद करता है। मेरे लिए यही काफी है। जुनफेंग के चेहरे पर एक शांत मिलनसार मुस्कान है। हाँ, सीटू जू, कोई तुम्हें पसंद भी करता है?
हे भगवान, क्या आज सूरज पश्चिम में निकला? एक हट्टा कट्टा आदमी दौड़ता हुआ आता है और फिर जुनफैंग की तरफ देखता है और कहता है, बेटे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें सीटू की उम्र कितनी है? हाँ हाँ, जियाओ जियू। सीटू जू हाथ हिलाती है। एक बैंगनी बिजली की चिंगारी निकलती है। जियाओ जियाओ अपना हाथ हिलाता है। एक अर्धचंद्राकार रोशनी निकलती है और उस बैंगनी बिजली की चिंगारी से टकराती है। फिर दोनों गायब हो जाते हैं। सीटू, हम इतने सालों से दोस्त हैं, आज किसी ने खुलकर कहा कि वह तुमसे प्यार करता है, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। जियाओ जियू फिर हंसते हुए झुनफैंग से कहती है, बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। इस साल तुम्हारी मिस सीटू पहले से ही सीटू जू, क्या तुम मुझे अपनी बात पूरी करने दोगी? जियो जियू और सीटू जू के बीच जोरदार मारपीट हुई। सीटू जू ने गंभीर आंखों से जियाओ जू को देखा। अपना मुंह थोड़ा बंद करो, वरना आज मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। जियाओ जियाओ चौंक गया। उसने तुरंत बोलना बंद कर दिया। सीटू, तुम और जियाओ जियाओ इतने सालों से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हो, लेकिन तुमने पहले कभी नहीं कहा कि तुम उससे मरते दम तक लड़ोगे। अब तुम एक नश्वर की वजह से ऐसा कह रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? एक बैंगनी बालों वाला आदमी थोड़ा मजाक करते हुए प्रकट होता है। वह बहुत ही दुष्ट और अजीब दिखता है। सीटू जू भौहें चढ़ाती है, पर कुछ नहीं कहती। आखिरकार यह आदमी डंगोन किंग यीदा है, एक दिवंगत कोंगमिंग स्टेज विशेषज्ञ, जिसका वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती। टॉवर मास्टर किंग यू यीदा किंग यू को देखता है और थोड़ा सिर हिलाता है। भाई यीदा, किंग यू भी सिर हिलाता है। तभी शहर के पहरेदारों की कई टोलियां घटनास्थल पर पहुंचती हैं। किंग यू तुरंत एक तरफ खड़े ताई शान से कहता है, दा शान, इन मरे हुओं को थोड़ा आराम से संभालो। तुम्हें इस मामले की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। टाई शान भी जानता है कि उसके सामने खड़े लोग कोई साधारण नहीं हैं। वह बिना देर किए सिर हिलाता है और फिर पहरेदारों को आसपास बिखरी लाशों से निपटने का आदेश देता है। भाई यीदा, चलो उस रेस्तरां में अच्छी बातचीत के लिए चलते हैं। किंग यू उत्साह से कहता है, तुम्हारे बाद? यीदा सिर हिलाता है। तुरंत किंग यू, यीदा, सीटू जू, जियो जियू और ली र सभी उस रेस्तरां के लिए रवाना हो गए। जियो, संभल जाओ, वह सीटू जू कोई साधारण इंसान नहीं है। सपने देखना बंद करो, है ना? तांग युआन ने तुरंत गंभीरता से कहा। किंग यू के साथ अपने रिश्ते के कारण जियाओ लू को जियाओ जेनिस्ट से जुड़े मामलों के बारे में पता है और स्वाभाविक रूप से तांग युआन ने भी उससे कुछ बातें सीखी हैं। नतीजतन वह सीटू जू की पहचान का अंदाजा लगा सकता है। हालांकि जुनफैंग अपने सिर को हिलाते हुए दृढ़ता से कहता है, नहीं किंग लान, उस समय जियाओ लू एक जियांटियन विशेषज्ञ था, लेकिन आपने उसका उसी तरह पीछा किया था, है ना? मैं अलग था, निश्चित रूप से अलग। जब तांग युआन ने ये शब्द कहे तो अचानक शांत सड़क पर एक तेज हवा आती है। यह अजीब तेज हवा पल भर में थम जाती है। अंत में जुनफैंग, तांग युआन और बाकी लोग एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो उन्हें स्तब्ध कर देता है। उनसे कुछ ही दूरी पर हवा के आने और गायब होने के बीच की छोटी सी अवधि में हवा से 10 से ज्यादा लोग प्रकट हो जाते हैं। तुम सब यहीं रहो, मैं डंगोन किंग से मिलने जाऊंगा, इनमें से एक व्यक्ति दूसरों से कहता है। B8C11 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 12C 12:10 वर्ष। रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर केवल किंग यू और यीदा जैसे लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ के अन्य ग्राहकों को भगा दिया गया है। भाई यीदा, आपका तरीका थोड़ा ज्यादा ही उग्र था। क्या हो सकता है कि आपको पैसे का इस्तेमाल करना नहीं आता? किंग यू एक विशाल रंगीन रंग बिरंगे पत्थर को देखता है जो पहले रेस्टोरेंट की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वह विशाल पत्थर अब जमे हुए तरल पदार्थ में बदल गया है। अभी अभी यीदा ने उस पत्थर पर हाथ रखा था, वह तुरंत पिघल गया, लेकिन कुछ ही देर में वह तरल पत्थर अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह से जम गया। इसके बाद यीदा ने आसपास के सभी लोगों पर एक नजर डाली और वे सभी ग्राहक बहुत जल्दी नीचे चले गए। पैसे? यीदा ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए सीधे एक सीट चुन ली और बैठ गए। उन्होंने सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए किंग यू से कहा, बैठ जाओ। किंग यू यीदा के सामने बैठ गया, जैसा कि उसे बताया गया था, जबकि ली एक तरफ दूसरी मेज पर बैठ गया। भाई यीदा, आप कुछ समय से कियानलोंग महाद्वीप पर रह रहे हैं, क्या आपको कोई सफलता मिली है? किंग यू एक प्याला उठाता है, उसमें शराब डालता है और खुद ही पीता है। उसे यीदा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यीदा हाथ हिलाता है, एक तरफ से एक झंडा उड़ता है, वह भी शराब डालता है और खुद भी पीता है। कहता है, नतीजे? आपके तार्कीय टॉवर ने यहाँ जो सेनाएं भेजी हैं, वे संख्या में पेंगलाई अमर क्षेत्र के लोगों के बाद दूसरे नंबर पर हैं। अगर आपको कोई परिणाम नहीं मिला तो मुझे कैसे मिलता? कौन कहता है कि मुझे कोई परिणाम नहीं मिला है? किंग यू मुस्कुराते हुए कहता है। ओह, यीदा किंग यू की ओर देखता है। तुम्हें 9वीं जेड तलवार मिल गई? किंग यू सिर हिलाते हुए कहता है। मैंने नहीं देखा, वह तो बस एक काले जेड का डिब्बा था। यीदा तुरंत अपना ध्यान उस ओर केंद्रित करता है। फिर भी किंग यू आह भरते हुए कहता है, बहुत बुरा हुआ, वह काला जेड का डिब्बा वह नहीं था जिसमें 9वीं जेड तलवार थी। जंगल में बहुत सारे काले जेड केस हैं। यीदा ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उनके विचार में विशाल जंगल में संभवतः प्राकृतिक रूप से गढ़ी जाने वाली कुछ सामग्रियां मौजूद हैं, लेकिन काले जेड के बक्से प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते। जंगल में इस प्रकार की चीजों के दिखाई देने का एकमात्र कारण ये है कि किसी ने बोरियत से इन्हें बनाया और फिर जंगल में रख दिया। यीदा को नहीं पता कि किसने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात की होगी। जाहिर है ज्यादा नहीं, किंग यू ने यकीन से कहा, लेकिन वह मन ही मन सोचता है,
उनमें से सिर्फ 7 या 8 ही होंगे। यी दा एक दुर्लभ फीकी मुस्कान देते हुए कहते हैं, तुम तो बस बदकिस्मत थे। अगर मेरे आदमियों को काले जेड का डिब्बा मिल जाए तो उसमें जरूर 9वीं जेड तलवार होगी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन है या नहीं मुझे नहीं पता। किम यू उसकी आंखों में देखती है। जरा रुको, मेरे आदमी यहाँ आ रहे हैं। यी दा मुस्कुराते हुए कहता है। उसे अपने मातहतों से पहले ही संदेश मिल चुका है कि उन्हें एक काला जेड डिब्बा मिला है जिस पर एक प्रतिबंधात्मक मंत्र भी लगा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मन ही मन खुश है। उसे किम यू द्वारा उसे छीन लिए जाने का भी डर नहीं है क्योंकि किम यू उससे कम शक्तिशाली है। ओह, आप बहुत आश्वस्त हैं भाई यी दा। किम यू प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे शराब पीता है। कालकोठरी राजा। एक छाया दूसरी मंजिल पर दौड़ती हुई आती है और फिर तुरंत एक घुटने पर बैठ जाती है, लेकिन जब वह किम यू को देखती है तो थोड़ा हिचकिचाती है। टावर मास्टर किम यू कोई बाहरी नहीं है, बस मुझे सब कुछ बता दो, यी दा उदासीनता से कहता है। वह अधीनस्थ बिना देर किए हाथ बढ़ाता है और उसके स्टोरेज ब्रेसलेट से एक काला जेड केस उड़कर बाहर आ जाता है। अपनी पवित्र इंद्रियों के एक झटके से किम यू समझ जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका एक नकली काला जेड केस है। जहां तक काले जेड केस पर प्रतिबंधात्मक जादू का सवाल है तो उन्होंने स्वयं यान रूई को इसे डालने के लिए कहा था। यी दा अपने हाथ से प्रकाश की एक किरण सीधे उस काले जेड केस पर फेंकता है। हालांकि वह प्रतिबंधात्मक मंत्र आश्चर्यजनक रूप से आसानी से टूट जाता है। यी दा का चेहरा तुरंत रंग बदल जाता है। उसने पहले भी काले जेड केस प्राप्त किए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि केस के धूल हटाने वाले मंत्र से छुटकारा पाना कितना मुश्किल होता है। भाई यी दा, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर आपके आदमियों को एक काला जेड केस मिल जाए तो उसमें 9वीं जेड तलवार जरूर होगी? चलो इसे खोलकर देखते हैं, किम यू एक तरफ से मुस्कुराते हुए कहता है। एक ठंडी गुनगुनाहट के साथ यी दा तुरंत उस काले जेड केस को जमीन पर फेंक देता है। एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और काला जेड केस कई टुकड़ों में टूट जाता है। स्याही जैसा जेड एक साधारण प्रकार का जेड है और यान रूही का प्रतिबंधात्मक जादू यी दा ने हटा दिया है, इसलिए जब यी दा गुस्से में उसे जमीन पर फेंकते हैं तो काला जेड केस तुरंत चकनाचूर हो जाता है। फिर टूटे हुए काले जेड केस के अंदर से एक कागज का टुकड़ा तैरता हुआ बाहर आता है। उस पर लिखा है, स्याही जैसा जेड केस उच्च श्रेणी के स्याही जैसे जेड से बना, जिसकी कीमत 100 चांदी के सिसी है। भाई यी दा, ये है। किम यू ने बहुत हैरान होने का नाटक किया। यी दा ठहाके लगाते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि वो कौन है जिसने हमारे साथ ये बेवकूफ़ी भरी चाल चली। सबके चरित्र को देखते हुए शायद वो शापित नीला ड्रैगन ही है। उसे सबसे ज्यादा मजाक करना पसंद है। अधिपति नीला ड्रैगन, यह असंभव है ना? किम यू नीला ड्रैगन के औचित्य में कहता है। असंभव? यी दा मन ही मन उस व्यक्ति पर क्रोधित है जिसने उसे उस नकली काले जेड केस का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया था। तुम एजियो ड्रैगन को बहुत कम समय से जानते हो। उसे दूसरों के कामों में दखल देना और लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत पसंद है। वह अक्सर लोगों के साथ छल करता है और उनके हालात बिगाड़ देता है। यी दा को एजियो ड्रैगन के हाथों सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। किम यू को कुछ देर याद आता है और उसे पता चलता है कि एजियो ड्रैगन को वाकई मौज मस्ती करना और हलचल मचाना पसंद है। एजियो ड्रैगन के लिए बुरी बात यह है कि उसे किम यू ने बलि का बकरा बना दिया है। जंगल का सतह क्षेत्र बहुत विशाल है और खोज का लक्ष्य एक छोटा सा काला जेड बॉक्स है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी को सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे खोज करनी होगी। इसलिए भले ही पवित्र इंद्रियों का उपयोग किया जाए, फिर भी बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी। हालांकि किम यू अपने दिन बिताने के तरीके से बहुत संतुष्ट है। जब वह ध्यान या अभ्यास नहीं कर रहा होता तो वह अक्सर ली र के साथ शतरंज खेलता है, या यूं कहें कि शतरंज में ली र से हार जाता है या अपने रिश्तेदारों से बातें करता है। वह ली र के साथ कियान लॉन्ग महाद्वीप के विभिन्न बड़े शहरों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा में और भी ज्यादा समय बिताता है। महीने दर महीने, साल दर साल किम यू और ली एर के बीच रिश्ता भी बेहतर होता जा रहा है, लेकिन वे कभी खुलकर नहीं बताते कि वे किससे प्यार करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं से कुछ अनजान हैं। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि उनके रिश्तेदार उनका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि उनके जूनियर यानी कुछ राजकुमार आखिरकार लड़कियों के पीछे भागने लगते हैं। 10 साल हो गए हैं, पूरे 10 साल बीत चुके हैं। इस दौरान 6 शक्तियों ने जंगल में सावधानीपूर्वक और धीरे धीरे खोजबीन के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। प्रगति स्वाभाविक रूप से धीमी रही है क्योंकि वे सभी गहन खोज करना चाहते हैं। हालांकि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जंगल में खोज क्षेत्र का विस्तार 10 लाख ली के निशान तक हो गया है। अतीत में किम यू द्वारा दिए गए आदेश के कारण स्टेलर टॉवर की सेनाएं कभी भी जंगल में 100,000 ली से अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाईं। जंगल के राक्षसी जानवर बहुत ही भयानक, असाधारण रूप से दुर्जेय हैं। जंगल में गहराई तक जाने की प्रक्रिया में बाकी 5 शक्तियों की सेनाओं को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन स्टेलर टावर की सेनाएं कभी गहराई तक नहीं गईं, इसलिए उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि 3 साल पहले कुछ सिद्धियां प्राप्त सभी राक्षसी जानवर अचानक गायब हो गए। तब से हर शक्ति की सेना जंगल में एक भी जिंदन अवस्था के राक्षसी जानवर को खोजने में नाकाम रही है। अजीब, ये बहुत अजीब है। जंगल में अभी भी बहुत सारे राक्षसी जानवर हैं, लेकिन इतने सारे जिंदान स्टेज वाले जानवर क्यों गायब हो गए? वे असल में कहाँ गए? बाकी 5 शक्तियों के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द रहा है, लेकिन किम यू को इसकी कोई परवाह नहीं है।
इसके बजाय वह बांसुरी बजाना सीख रहा है और कभी कभी लियर के साथ मिलकर जीथा बजाता है। हालांकि किन यू कई सालों से बांसुरी सीख रहा है, फिर भी उसका कौशल लियर के जीथा कौशल से कहीं कमतर है। उसकी शतरंज की कला लियर जितनी अच्छी नहीं है और न ही उसकी बांसुरी की कला उसकी जीथा की कला के मुकाबले, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके साथ शतरंज खेलता रहता है और उसके जीथा के साथ मिलकर बांसुरी भी बजाता है। राजकुमार यू के भवन में किन यू और एक युवक आमने सामने बैठे हैं। तीसरे चाचा, मैं आपको एक बात बताऊं, 10 साल हो गए हैं, लेकिन आप और चाची लियर अब भी वैसे ही हैं, जबकि आपका ये भतीजा जल्द ही राजकुमारी से शादी करेगा। किन राजवंश के राजकुमार किन गुआन ने कहा। किन यू आश्चर्यचकित है, फिर वह तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, तुम छोटे बदमाश अभी इतने बड़े नहीं हो, तुम्हारे तीसरे चाचा का काम तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। दरअसल किन गुआन छोटा नहीं है, वह पहले से ही 18 साल का है। कियान लोंग महाद्वीप पर, जहां 16 साल की उम्र में ही वयस्कता की रस्म अदा की जा सकती है, 18 साल की लड़की का शादी करना कोई खास बात नहीं है। तीसरे अंकल, बात ये नहीं है कि मैं छोटी हूँ, बल्कि ये है कि आप बहुत बड़े हैं। आप इतने बड़े हैं, फिर भी आप सिंगल हैं। किन गुआन असंतुष्ट होकर कहता है। अचानक ली एर दूर से आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी थाली है जिस पर अंगूरों के कुछ गुच्छे रखे हैं। वह थाली मेज पर रख देती है। अंगूर खाओ किन यू। मुझे इन्हें चुनने में थोड़ा समय लगा, मैंने इन्हें पहले ही अच्छी तरह धो लिया है। किन यू बिना किसी देरी के बहुत खुशी से अंगूर खाना शुरू कर देता है। बड़े भाई हे यू भी उड़कर आता है। क्या बात है जियाओ हे, चोरी मत करो, ये अंगूर ली एर ने मुझे दिए थे। हे यू ने अपना मुंह खोला और एक ही घूंट में 7-8 अंगूर निकल गए, जिससे किन यू बहुत चिंतित हो गया। हे यू मुस्कुराते हुए कहता है, बड़े भाई मैं आपको एक सुखद बात बताने जा रहा हूँ। ओह कितनी प्यारी चीज है, क्या बात है। किन यू बड़ी उत्सुकता से हे यू को देखता है। हे यू गर्व से कहता है, मैं 6 साल बाद 9 में से 6 स्वर्गीय क्लेशों का सामना करने वाला हूँ। सचमुच। किन यू आश्चर्यचकित है। बिल्कुल, लेकिन बड़े भाई हो फेई कई साल पहले ही 6 में 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजर चुकी है और मेरी शक्ति आपकी तुलना में और भी कमजोर है, तो मुझे अब आपसे पहले क्लेशों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। हे यू ने संदेह से कहा। तार्कीय मीनार में हो फी अब सबसे शक्तिशाली है। इसके विपरीत किन यू को अभी तक यह आभास नहीं हुआ है कि उसका 6 में 9 स्वर्गीय संकट कब आएगा। किन यू उदासीन मुस्कान के साथ कहता है, कौन जाने, सिद्धांततः मुझे 10 साल पहले ही उल्कापिंड के अंतिम चरण के चरम पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन तब से मैं अपने 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश के आगमन का आभास ही नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे जबरदस्ती किया जा सके। पिछले 10 सालों से किन यू कियान लोंग महाद्वीप पर रह रहा था, तभी एक बार अंकल लैन उसके घर आए। किन यू ने पूछा कि उसे 6 में से 9 स्वर्गीय विपत्तियों का एहसास क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हो फी भी इस विपत्ति से गुजर चुकी थी। हालांकि अंकल लैन ने उसे बस इतना कहा कि वह चिंता न करे और इसकी परवाह भी न करे। यद्यपि किन यू को कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा है, फिर भी उसकी आत्मा का स्तर तेजी से सुधर रहा है। ली यह के साथ 10 साल तक रहने की बदौलत उसकी आत्मा अब लगभग प्रारंभिक कोंगमिंग अवस्था तक पहुंच गई है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे आत्मा में सुधार होता है, उसे सुधारने की कठिनाई भी बहुत बढ़ जाती है। किन यू अपने वर्तमान आत्मा स्तर तक न केवल उल्कापिंड के आंसू के कारण, बल्कि ली यह के जिथा संगीत के कारण भी पहुंच पाया है। लियर मुस्कुराते हुए कहता है, यह कोई जबरदस्ती थोपी हुई बात नहीं है। 6 में से 9 स्वर्गीय विपत्तियां इतनी धीमी गति से आने का कोई न कोई कारण जरूर होगा। तुम्हारी शक्ति बहुत पहले ही पर्याप्त थी और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी शक्ति से भी कहीं बेहतर स्तर पर है, इसलिए सिद्धांततः ये जल्द ही आएगी। ठीक है, चिंता करना बेकार है, किन यू ने बेफिक्री से कहा। अचानक उसे कुछ ध्यान आता है। हाथ घुमाते ही एक ट्रांसमीटर प्रकट होता है। जैसे ही किन यू पवित्र इंद्रिय समीक्षा करता है, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है। क्या हुआ बड़े भाई, जियो हेई ने तुरंत पूछा। किन यू गहरी भौहें चढ़ाकर धीरे से कहता है, एजियो ड्रैगन की कुल 10,000 से ज्यादा सेनाएं नष्ट हो गई हैं। एजियो ड्रैगन द्वारा भेजे गए उस संदेश को याद करते हुए उसे लगता है कि शायद अब उसका शांत जीवन और नहीं चल पाएगा। B8C12 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 13 काला शहर। कियान लांग महाद्वीप के जंगल में 2 मिलियन ली से अधिक गहराई पर स्थित एक स्थान पर एक ड्रैगन रॉकी शेर है जो सिर से पांव तक गहरे लाल रंग का, 100 मीटर से ज्यादा लंबा, कई दसियों मीटर ऊंचा और पूरी तरह से लाल चट्टान जैसे कवच से ढका हुआ है। उसकी गर्दन पर 6 मोटे नुकीले कांटे भी हैं और उसके सिर पर एक सुनहरा सींग है। इस समय ड्रैगन रॉकी शेर, जिससे किन यू को एक बार मुलाकात हुई थी, सभी दिशाओं में अत्यंत तेजी से अद्वितीय क्रूरता के साथ दौड़ रहा है, जिससे जोर जोर से गड़गड़ाहट हो रही है। उच्च कोटि की उड़ने वाली तलवार भी उसके कई मीटर मोटे चट्टानी कवच को भेद नहीं पाती। दहाड़ टिल्डर टिल्डर टिल्डर, ड्रैगन रॉकी शेर दहाड़ता है। उसका सुनहरा एकल सींग लगातार एक भयावह रोशनी के साथ चमक रहा है। उड़ती तलवारें चकनाचूर हो जाती हैं, करुण चीखें लगातार सुनाई देती हैं, सिर उड़ जाते हैं, अंक कट जाते हैं, मांस के टुकड़े बिखर जाते हैं और जहां भी वह गहरा लाल धब्बा जाता है, खून हवा में उड़ जाता है। दिव्य जानवर, यह एक दिव्य जानवर है, जल्दी भागो। एजियो ड्रैगन पैलेस का एक डोंगेक्सु मंच रक्षक जोर से चिल्लाता है। अब उसके हाव भाव क्रूर हैं, लेकिन उसकी आंखों में दहशत है। आकार के लिहाज से ड्रैगन रॉकी शेर से भी ज्यादा भयानक एक जानवर है,
9 सिर वाला सांप, या यूं कहें कि इसे 9 सिर वाला ड्रैगन कहना चाहिए। यह 9 सिर वाला सांप 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और सबसे खास बात यह है कि इसके 9 सिरों में से हर एक सिर लगभग 10 मीटर लंबा है। जब 9 सिर एक साथ सभी दिशाओं में हमला करते हैं तो वे ड्रैगन रॉकी शेर से भी अधिक भयावह रूप से विनाशकारी होते हैं। फुफकार टिल्डर टिल्डर टिल्डर। 9 सिरों वाला सांप नीला ड्रैगन महल की 10,000 से ज्यादा सेना के नेता डोंगेक्सु के बीच के एक मंच रक्षक को अपनी गंभीर आंखों से ठंडी नजरों से देखता है। फिर उसकी लगभग 10 मीटर लंबी गर्दन धुंधली हो जाती है और उस रक्षक पर झपट्टा मारती है। क्लैक टिल्डर टिल्डर। मध्य डोंगेक्सु मंच संरक्षक बिना किसी प्रतिरोध के मौके पर ही बुरी तरह मर जाता है। फिर 9 लंबे सांपों के सिर चारों दिशाओं में हमला करते हैं। सांप की पूंछ क्षैतिज रूप से घूमती है और जहां भी जाती है शियुयाओवादियों के शरीर को चकनाचूर कर देती है। यहाँ तक कि एक डोंगेक्सु मंच विशेषज्ञ की उल्टी हुई तलवार भी इस 9 सिर वाले सांप के शरीर पर ज्यादा से ज्यादा एक सफेद निशान ही छोड़ पाती है। इस बीच कई हजार अन्य राक्षसी जानवरों ने पूरी घेराबंदी कर ली है। नीला ड्रैगन महल के 10,000 से ज्यादा शियुयाओवादियों को घेर लिया गया है। अब उनमें से कोई भी बच नहीं सकता क्योंकि अंदर दिव्य जानवरों द्वारा उनका नरसंहार किया जा रहा है, जबकि बाहर अनगिनत राक्षसी जानवरों द्वारा उन्हें घेरकर उनका सफाया किया जा रहा है। केवल 1 घंटे से भी कम समय में एजियो ड्रैगन द्वारा एकत्रित सेना का सफाया कर दिया गया। अपने शरीर की एक हरकत से 9 सिर वाला सांप 3 मीटर लंबे दुबले पतले आदमी में बदल जाता है। सिर्फ इस आदमी के ही 9 सांपों के सिर हैं, जो देखने में बेहद डरावना लग रहा है। 6 में से 9 स्वर्गीय क्लेशों से गुजरने के बाद दिव्य जानवर इंसानों जैसे दिखने लगते हैं, बस उनके सिर अपरिवर्तित रहते हैं। इसे अर्धमानवीकरण कहा जाता है। 9 में से 9 स्वर्गीय क्लेशों को पार करने के बाद ही वे पूर्ण मानव रूप धारण कर सकते हैं। यह 9 सिर वाला सांप एक अत्यंत दुर्जेय दिव्य जानवर है और उसकी शक्ति डोंगेक्सु अवस्था से भी आगे निकल गई है। लॉर्ड जू एजियो ड्रैगन पैलेस की सेना नष्ट हो गई है। 9 सिर वाला सांप स्थिर खड़ा होकर आदरपूर्वक कहता है। उसके आगे अचानक एक बर्फ सफेद बिल्ली, एक प्यारा सा बर्फ सफेद बिल्ली का बच्चा आ गया। हालांकि इस बिल्ली के बच्चे की आंखें सुनहरी हैं। तभी बर्फ सफेद बिल्ली का बच्चा सिर हिलाकर कहता है, 9 सिर वाले, याद रखना कि जो भी आधा सेंटीमीटर भी अंदर घुसने की हिम्मत करेगा उसे मार डाला जाएगा। हाँ भगवान जू, 9 सिर वाला सांप सम्मानपूर्वक उत्तर देता है, जरा भी संकोच करने का साहस नहीं करता। बर्फीला बिल्ली का बच्चा सिर हिलाता है। 9 सिर वाले, मुझे ये बात अधिपति को बतानी है। तुम लाशों से निपटने के लिए किसी का इंतजाम करो। इतना कहकर बिल्ली का बच्चा अपने शरीर से हरकत करता है। पल भर में उसके कई दसियों मीटर के दायरे में एक सफेद बर्फीला हवा का झोंका उठता है और बिल्ली भी गायब हो जाती है। जब 9 सिर वाला सांप बर्फीली बिल्ली को गायब होते देखता है तभी वह एक लंबी सांस छोड़ता है। बर्फीली बिल्ली की शक्ति ऐसी है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता और बिल्ली द्वारा बताए गए अधिपति के बारे में सोचकर ही वह भयभीत हो जाता है। जिस जगह पर एजियो ड्रैगन के 10,000 अधीनस्थ मारे गए थे उससे कई हजार ली दूर एक शांत गहरी गुफा है जो जमीन में सीधी खड़ी है। कोई नहीं जानता कि यह गुफा कितनी गहरी है। आह टिल्डर टिल्डर टिल्डर। जब तक वे बाहर नहीं आ जाते गुफा में पीड़ा भरी चीखें गूंजती रहती हैं। गुफा के बाहर दोनों समूहों के सभी सदस्यों के चेहरों का रंग तेजी से बदल जाता है। दोनों नेता एक एक ट्रांसमीटर निकालकर गुफा में मौजूद सदस्यों को संदेश भेजते हैं। हालांकि चाहे वे कितने भी संदेश भेजें उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एक के बाद एक संदेश भेजे जाते हैं लेकिन गुफा में प्रवेश करने वाले सदस्यों में से कोई भी उत्तर नहीं देता। पेंगलाई अमर क्षेत्र के लोगों सुनो, ये शांत गहरी गुफा सबसे पहले हमारे बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी ने खोजी थी। अगर तुमने हजारों सैनिकों को नीचे भेजकर हमसे मुकाबला नहीं किया होता तो हमारे बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी को इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ता। मैं कालकोठरी राजा को इसकी सूचना दूंगा। बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी से समूह का नेता एक काले वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी पेंगलाई अमर क्षेत्र से समूह के नेता एक नीले वस्त्रधारी किशोर को चिल्लाकर पुकारता है। नीले गाउन वाला वह किशोर ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम्हें ये पहले मिला। मेरे आदमी को इस गुप्त जगह का पता सबसे पहले लगाना चाहिए था लेकिन तुम्हारे आदमियों ने उसे चुप कराने के लिए मार डाला। शुक्र है कि उसने पहले ही संदेश भेज दिया था, वरना हमें अभी तक पता नहीं चलता। इस बार मेरे पेंगलाई अमर क्षेत्र के हजारों आदमियों के नुकसान के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। कुछ ही समय में इन समूहों ने अपनी 1/3 से अधिक शक्ति खो दी है। काले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति और नीले गाउनधारी किशोर दोनों को लगता है कि वे इसका जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए वे एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम्हारे पेंगलाई अमर क्षेत्र के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। तुम सब बहुत पाखंडी हो। मैं अब तुमसे बात करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं इसकी सूचना कालकोठरी राजा को दूंगा। वह तुरंत अपने हाथ में पकड़े ट्रांसमीटर के जरिए दूसरा संदेश भेजना शुरू कर देता है। नीले गाउन पहने किशोर ने एक और संदेश भी दिया है। जंगल के पास किन राजवंश के एक छोटे से शहर में एक निवास में विदेशी जियूजीन जगत की 6 शक्तियों के नेता यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। जंगल में उस काले जैड केस की खोज उनके अधीनस्थों का काम है। ये उच्च पदस्थ नेता हमेशा से ही कियानलोंग महाद्वीप में अपनी बोरियत दूर करने या चुपचाप अभ्यास करने के लिए टहलते रहे हैं। हालांकि अब वे सभी यहाँ हैं। कुछ ही दिनों में एजियो ड्रैगन की 10,000 से ज्यादा की सेना का सफाया हो गया है, जबकि पेंगलाई इमोर्टल रीजन और पर्पल फ्लेम डेविलिश डंगोन दोनों ने अपने 1/3 सैनिक खो दिए हैं। पिछले 10 सालों में इतना भारी नुकसान कभी नहीं हुआ था, इसलिए 6 बड़े नेता इससे सदमे में हैं।
वहाँ 6 सिंहासन हैं। किन यू उनमें से एक पर बैठा है। हो फी और हे यू उसके पीछे खड़े हैं। बाकी 5 सीटें एजियो ड्रैगन, ओल्ड फ्री थरियायड, डी लॉन्ग, रेवरेंड यानजू और डंगोन किंग यी दा ने ले ली हैं। इस समय घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है। क्या हुआ नीला ड्रैगन? तुम्हारे सभी अधीनस्थ कैसे मर गए और एक भी नहीं बचा? बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला अभी भी अविश्वास में है। नीला ड्रैगन आह भरता है, हालांकि उसकी आंखों में बहुत कम उदासी है। आखिरकार इस बार खोज के लिए भेजी गई सभी सेनाएं कियानलोंग महाद्वीप के पास रहती थीं और उसके नीला ड्रैगन महल की मुख्य सेनाओं का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए इन सेनाओं के खत्म हो जाने के बाद उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब से वह कियानलोंग महाद्वीप पर किसी को भी अपने लिए काले जेड केस की खोज नहीं करवा सकता। अब मेरी सारी सेनाएं चली गई हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये जानकारी दूंगा। जंगल में 20 लाख ली से ज्यादा आगे जाने पर तुम्हें एक विशाल काला शहर दिखाई देगा जिसके अंदर कम से कम कई लाख जियोवादी होंगे। एजियो ड्रैगन सकारात्मक भाव से कहता है। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे का रंग बदल जाता है। कई लाख जियोवादी, भले ही 6 शक्तियों में से किसी के भी अधीनस्थ इससे ज्यादा हों, लेकिन जंगल उनका मुख्यालय नहीं है। यहाँ उनके केवल 10,000 से कुछ ज्यादा अधीनस्थ हैं। काले शहर के अंदर की सेनाएं तो बस एक हिस्सा हैं। शहर के बाहर का इलाका शहर से कई दसियों गुना बड़ा है। यह इलाका जियोवादियों से भरा है और ये सभी कम से कम जिंदन स्तर तक पहुंच चुके हैं। इनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। नीला ड्रैगन बहुत गंभीरता से कहता है। किन यू और अन्य सभी ने ठंडी सांस ली। 10 लाख से अधिक, यह शायद एक काल्पनिक संख्या है, लेकिन सभी यह साफ देख सकते हैं कि उस काले शहर के आसपास का इलाका शहर की असली ताकत का हिस्सा जरूर होगा। लगभग 2 से 3 मिलियन अधीनस्थों वाली ऐसी ताकत निश्चित रूप से एजियो ड्रैगन पैलेस से कमजोर नहीं है। तो फिर आपके अधीनस्थों की मृत्यु कैसे हुई? बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला पूछता है। हालांकि हर किसी ने अपने मन में ये समझ लिया है कि संभवतः वे उस विशाल शक्ति द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। उस दिन मेरे एजियो ड्रैगन पैलेस का एक संरक्षक अपने मातहतों के साथ उस काले जेड केस के निशानों की सावधानीपूर्वक खोज कर रहा था। फिर वे उस इलाके में पहुंच गए। एक स्थानीय छोटे से जिंदन मंच के शियाओइस्ट ने अप्रत्याशित रूप से मेरे मातहतों से कहा कि जो कोई भी इस इलाके में प्रवेश करेगा उसे मार दिया जाना चाहिए। एजियो ड्रैगन के चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक है। एजियो ड्रैगन कौन है? कब से दूसरे लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार कर पा रहे हैं? इसके अलावा उसके पीछे ड्रैगन कबीला भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भयभीत नहीं था। मैंने अपने मातहतों से कहा था कि वे सिर्फ काले जेड केस की तलाश करें और बिना वजह किसी को नुकसान न पहुंचाएं। नीला ड्रैगन अचानक गुस्से से कहता है। किसने सोचा था कि आगे बढ़ते ही वे अनगिनत जियोवादियों से पूरी तरह घिर जाएंगे और साथ ही दिव्य जानवर भी प्रकट हो जाएंगे। और कुछ ही देर में मेरी सारी सेनाएं खत्म हो गईं। सभी लोग बहुत देर तक चुप रहते हैं। सब लोग, क्या तुम्हें अभी भी जंगल के बारे में कोई अजीब बात याद है? किन यू अचानक पूछता है। रेवरेंड यानजू और बाकी सभी उसकी ओर देखते हैं। किन यू मुस्कुराते हुए कहता है। शुरुआत में जंगल में 100 ली जाते समय हमें राक्षसी जानवर दिखाई दे सकते थे, लेकिन जब हमने खोज शुरू की तो हालांकि शुरुआत में हमें राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा और इस वजह से हमने काफी सैनिक खो दिए। बाद में हमें एक भी राक्षसी जानवर नहीं दिखा। सब लोग, क्या तुम्हें अब भी याद है? सचमुच? डी लॉन्ग गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहता है। हम 20 लाख ली अंदर गए, लेकिन हमें एक भी राक्षसी जानवर नहीं दिखा। अब लगता है वह काला शहर कोई खास शक्ति है। शायद उसने ही सभी राक्षसी जानवरों को सीधे शहर के चारों ओर इकट्ठा होने और हमसे न टकराने का आदेश दिया है। रेवरेंड यानजू के पीछे खड़े रेवरेंड हो तियान ने ठंडी आवाज में कहा। वह शहर बहुत शक्तिशाली है। इसके शियाओवादी संख्या में तो पहले से ही एजियो ड्रैगन पैलेस से मुकाबला कर सकते हैं। हमने यहाँ ज्यादा सैनिक भेजे ही नहीं, तो उस शहर की शक्ति हमसे क्यों डरती? वह क्यों चाहती कि उसके अधीन सभी राक्षसी जानवर उस शहर के चारों ओर इकट्ठा हो जाएं? डर? क्या हमसे टकराने में हिचकिचाहट का मतलब वाकई डर है? तुम जियूक्सियानिस्टों की बुद्धि कितनी कमजोर है। यी दा ठंडी मुस्कान के साथ बोले। यी दा, रेवरेंड हो तियान गुस्से से कहते हैं। हद मत करो। इस बार पेंगलाई अमर क्षेत्र के लोगों ने उस शांत गहरी गुफा को सबसे पहले खोज लिया, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने उसे हमसे छुपाने और उस पर एकाधिकार करने के लिए उन्हें मार डाला। तुम हद कर गए। यी दा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके बगल में खड़ी जियाओ जियू जोर से हंसी। हो तियान, तुम अब भी बहुत कमीने हो। मिस सीटू कहाँ है? किन यू ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। वह उसके बारे में सोचकर खुश हो रहा है। सुयान शहर का जुनफेंग अप्रत्याशित रूप से पूरी ईमानदारी और लगन से उसका पीछा कर रहा है। सीटू जू स्वाभाविक रूप से इससे नाराज है, लेकिन किन यू ने उसकी मदद की, इसलिए उसने उसकी जान न लेने का वादा किया। सीटू जू की वजह से जुनफेंग पिछले 10 वर्षों से चहल पहल से भरा हुआ है, लेकिन अगर वह जानबूझकर गिरा हुआ फूल है तो वह एक भावशून्य बहती धारा जैसी है। एक पुरुष के उसके पीछे पड़ने से उसे अजीब और असहज महसूस होता है, लेकिन वह तो शुरुआती कोंगमिंग अवस्था की जियोमोइस्ट है। आखिर वह किसी नश्वर की अपने प्रति भावना को कैसे स्वीकार कर सकती है? सीटू, वह जंगल में है। यी दा अचानक अपने होंठ काट लेता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। नीला ड्रैगन भौहें चढ़ाता है। जो लोग यी दा को जानते हैं वे सभी जानते हैं कि जब वह अपने होंठ काटता है तो वह एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लेता है। नीला ड्रैगन तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है। वह शांत गहरी गुफा सचमुच एक खतरनाक जगह है। यी दा, रेवरेंड यानजू, क्या आपको लगता है कि आपको इसके लिए इस तरह लड़ना चाहिए?
यी दा अचानक कहता है, मुझे सबको कुछ बताना है। 9वीं जेड तलवार शायद उसी गुफा में है। हालांकि ये गुफा उन जगहों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है जहां बाकी 8 तलवारें रखी थीं। 9 जेड तलवारें मूल रूप से 9 अलग अलग जगहों पर रखी गई थीं। हर जगह पिछली जगह से ज्यादा खतरनाक है और 9वीं जगह सबसे खतरनाक है। तुम्हें कैसे यकीन हो सकता है? बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला शख्स से कहता है। असंभव, तुम कोई साजिश रच रहे हो, है ना? यी दा ठंडी हंसी के साथ कहते हैं। 3 आंखों वाले, मैंने तुम्हें ये जानकारी देकर थोड़ा सम्मान दिया है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भी शक है, तो फिर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। सीटू जू ने मुझे ये जानकारी खुद भेजी थी। उसने पाया कि इस शांत गहरी गुफा में वो जानी पहचानी आभा थी। परिचित आभा, हर कोई जानता है कि वह परिचित आभा क्या है। बेशक यह अमर की आभा ही है जिसने 9 तलवारों वाले अमर भवन को पीछे छोड़ दिया है, एक ऐसी जगह जहां ढेर सारे खजाने हैं। सीटू जू की हैसियत को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसने बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी के काले जैद के डिब्बों को देखा होगा। अतीत में यी दा, सीटू जू और जियाओ जियू ने उन डिब्बों के धूल हटाने वाले मंत्रों से छुटकारा पाने के लिए हाथ मिलाया था। तुरंत ही सभी को कोई संदेह नहीं रह गया। कल मेरे पर्पल फ्लेम डेविलिश डिंगोन के आदमी उस शांत गहरी गुफा की ओर निकलेंगे। तुम में से कोई जाएगा या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं। यी दा के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी गंभीर और दुष्ट मुस्कान उभर आती है। जाओ, जरूर जाऊंगा। अगर मैं जाकर नहीं देखूंगा तो बहुत निराश हो जाऊंगा। आखिरकार मैंने इसमें कितनी मेहनत की है। नीला ड्रैगन सबसे पहले कहता है। एक तरफ बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला भी कहता है, नीला ड्रैगन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे यह 9वीं जेड तलवार जरूर लेनी है। रेवरेंड यानजू मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे पेंगलाई अमर क्षेत्र के लोगों ने सबसे पहले इस गुफा को खोजा था, इसलिए मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। चूंकि तुम सब जाओगे, मेरा 9 दानव हॉल भी चला जाएगा। लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस गुफा ने पहले ही बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी और पेंगलाई अमर क्षेत्र के कई हजार आदमियों को मार डाला है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं है। डी लॉन्ग अपनी छाती पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है। किन यू खड़ा होता है, पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। सब लोग, कल मेरा स्टेलर टावर तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन उस रहस्यमयी शहर को मत भूलना। वह सभी शियुयाओवादियों को शहर के चारों ओर क्यों इकट्ठा करना चाहता था? जब उसकी बात खत्म हुई तो वह जा चुका था। हो फी अपने कंधे पर काली छड़ी लिए हुए और हे यू भी किन यू के पीछे पीछे चले जाते हैं। B8C13 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 14। खतरे का क्षेत्र। घने अंधेरे में केवल रक्त लाल आंखें ही दिखाई देती हैं। अचानक इस जगह पर एक छोटा सा सफेद धब्बा दिखाई देता है। यह कोई और नहीं बल्कि वह बर्फीली बिल्ली है। एक पल में बर्फीली बिल्ली एक बिल्ली के सिर वाली महिला में बदल जाती है, जो बिल्कुल कैटवुमन जैसी दिखती है। अब उसने बर्फ सफेद चुस्त कपड़े पहने हैं, जिससे उसके शरीर के बेहद आकर्षक उभार दिखाई दे रहे हैं। ये बर्फीली बिल्ली एक दिव्य पशु भी है, राक्षसी पशुओं में एक श्रेष्ठ प्राणी। बर्फीली बिल्ली बहुत सम्मानपूर्वक कहती है, अधिपति। रक्त लाल आंखों की वह जोड़ी उसे देखती है। जियोजू, ड्रैगन रॉकी और होंग लुवान के 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश जल्द ही आएंगे, है ना? अधिपति, होंग लुवान का 6 में 9 स्वर्गीय क्लेश 3 महीने बाद आएगा, लेकिन ड्रैगन रॉकी अभी भी उसके क्लेश को महसूस करने में असमर्थ है। बर्फीली बिल्ली सम्मानपूर्वक कहती है, क्या आपने एजियो ड्रैगन पैलेस की सेनाओं से पूरी तरह निपट लिया है? बर्फीली बिल्ली मुस्कुराती है। उसकी सुनहरी पुतलियां रक्त लाल रंग की आभा के साथ चमक उठती हैं। महाराज, उन सभी का निपटारा हो चुका है। किसी को भी नहीं बख्शा गया। अच्छे से। रक्त लाल आंखें अचानक बंद हो गईं और इस प्रकार इस घने अंधेरे स्थान में गायब हो गईं। विशाल जंगल बहुत विशाल है। 6 शक्तियों के उच्च स्तरीय सैनिक एक साथ अत्यंत तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी समय नेतागण उस शांत गहरी गुफा के पास स्थित सेनाओं को गुफा के द्वार पर एकत्रित होने का आदेश देते हैं। ये कई दसियों व्यक्ति 6 शक्तियों के शीर्षस्थ व्यक्ति हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गति अत्यंत तेज है। हो फेई की काली छड़ी का आकार बदल गया है और अब वह पेड़ जितनी मोटी हो गई है। काली छड़ी पर बैठी हो फेई हंसते हुए किन यू से कहती है, बड़े भाई, आप वाकई बहुत ताकतवर हैं। इस बार बहन ली एर भी अपनी समझ बढ़ाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन आप उसे हवेली में ही रहने के लिए मना ही पाए। किन यू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। इस बार हर कोई जंगल की गहराई में जाकर उस शांत गहरी गुफा का अन्वेषण करना चाहता है। जब ली एर को इस बारे में पता चला तो वह भी किन यू के साथ गुफा की खोजबीन करना चाहती थी। किन यू जानता था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन उसकी व्यक्तिगत शक्ति बहुत कमजोर है और साथ ही ये शांत गहरी गुफा बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। इसलिए 3 स्वामी स्टेलर टॉवर के एकमात्र सदस्य हैं जो इस बार उस शांत गहरी गुफा के लिए रवाना हुए। बंदर, बड़े भाई ने ऐसा बहन लियर के फायदे के लिए किया। हे यू की आवाज ऊंची हो जाती है। हो फेई सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे कैसे पता नहीं चलता? लेकिन बड़े भाई को बहन ली एर की सुरक्षा की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंकल लैन को उसकी सबसे ज्यादा परवाह है, तो उसके पास जीवन रक्षक खजाने कैसे नहीं हो सकते? हो फेई पूरी तरह आश्वस्त है। किन यू मुस्कुराती है। वह किसी भी हालत में लियर को जोखिम नहीं लेने देना चाहता। जंगल में हर जगह पर्वत श्रृंखलाएं और खड्डे हैं और सैकड़ों हजारों झांग ऊंचे विशाल वृक्ष भी दिखाई देते हैं। कई राक्षसी जानवर जो अभी तक जिंदान स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, बेतहाशा दहाड़ते रहते हैं।
हर कोई बहुत तेजी से आकाश को चीरता हुआ सीधे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। कई दिनों तक चलने के बाद एजियो ड्रैगन, रेवरेंड यानजू, किन यू और अन्य लोग अंततः शांत गहरी गुफा के स्थान पर पहुंचते हैं। अब तक स्टेलर टावर और एजियो ड्रैगन पैलेस की सेनाओं को छोड़कर सभी शक्तियां यहां इकट्ठा हो चुकी हैं। एजियो ड्रैगन पैलेस की सेनाएं यहां नहीं हैं क्योंकि उनका सफाया हो चुका है और स्टेलर टावर की सेनाएं यहां नहीं हैं क्योंकि वे सबसे बाहरी 1 लाख लीग क्षेत्र में रह रही हैं। उन आम रक्षकों की शक्ति के कारण वे चाहकर भी समय पर यहाँ नहीं आ सकते। पेंगलाई अमर क्षेत्र, बैंगनी ज्वाला शैतानी कालकोठरी, नीले पानी की हवेली और 9 दानव हॉल की सेनाएं अपने अपने नेताओं को सलामी देती हैं। वह शांत गहरी गुफा एक सतत पर्वत श्रृंखला की घाटी में है। इसका द्वार लगभग 10 मीटर व्यास का है और अथाह है। इस समय वह घाटी खड़े लोगों से भरी है। एजियो ड्रैगन जैसे विशेषज्ञ गुफा के पास खड़े हैं। इस शांत गहरी गुफा में सचमुच उस अमर की छोड़ी हुई आभा है। यहाँ पवित्र इंद्रियां बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए हम सिर्फ अपनी आंखों पर ही भरोसा कर सकते हैं। अब नीला ड्रैगन को कोई संदेह नहीं रहा। बोलने से पहले ही उसने उनके चारों ओर एक प्रतिबंधात्मक जादू कर दिया था ताकि आसपास के अधीनस्थ उनकी बातें न सुन सकें। अन्य लोग भी सिर हिलाते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से इस शांत गहरी गुफा और उस परिचित आभा के बारे में रहस्यमय बात की खोज कर ली है। रेवरेंड यानजू ऊंची आवाज में कहते हैं, सभी मित्रों, ये शांत गहरी गुफा संभवतः वही जगह है जहाँ 9वीं जेड तलवार रखी है। अब हमें ये देखने के लिए गुफा का अन्वेषण करना होगा कि यह कितनी गहरी है। आइए ध्यान से विचार करें कि हमें इसे अकेले खोजना चाहिए या साथ मिलकर। हाँ, मेरी कोई राय नहीं है। अब टैंग शान के अलावा मेरे पास कोई अधीनस्थ नहीं है। एजियो ड्रैगन जोर से हंसता है और कहता है। किन यू भी सिर हिलाता है। तुम चारों आपस में बात कर लो। मेरे स्टेलर टावर की सेनाएं अभी भी जंगल की सीमा पर हैं और यहाँ नहीं आ सकती। मैं भी अधिपति एजियो ड्रैगन जैसा ही हूँ। तुम खुद तय कर सकते हो कि अन्वेषण कैसे करना है। रेवरेंड यानजू, ओल्ड फ्रीक थरियाइड, दी लॉन्ग और यीदा कुछ देर के लिए चुप रहते हैं। चलो हम 1000-1000 लोगों के साथ नीचे चलें और उन्हें एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करें ताकि हम रास्ते के बारे में और अधिक जान सकें। यीदा ने ठंडे स्वर में कहा। अन्य 3 लोग थोड़ा सोचते हैं और फिर सिर हिलाते हैं। वे ये भी जानते हैं कि उनके साधारण अधीनस्थ, जो अधिकतर सत्ता में जिंदान स्तर पर हैं, उनके लिए 9वीं जेड तलवार के इस सुरक्षित स्थान में जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद होगी। ठीक है, जैसे कि यह मामला है, चलो सब लोग अपनी सेना इकट्ठा करते हैं। हम 1 घंटे बाद इस शांत गहरी गुफा में प्रवेश करना शुरू करेंगे। नीला ड्रैगन तुरंत कहता है। बाकी लोग भी उसकी बात से सहमत होते हैं। हालांकि किन यू उस गुफा को देखता है। ये घोर अंधकार में और अथाह है। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। 1 घंटे बाद बाकी 4 शक्तियां क्रमशः 1000 साधारण ज़ियोजेनिस्टों को लेकर गुफा में उड़ती हैं। लेकिन किन यू और एजियो ड्रैगन केवल कुछ विशेषज्ञों के साथ गुफा में जाते हैं। 6 महाशक्तियों के प्रमुख समूह के केंद्र में जाते हैं, जिनका नेतृत्व और अनुसरण साधारण ज़ियोजेनिस्ट करते हैं। ये शांत गहरी गुफा असामान्य रूप से अंधेरी है। एजियो ड्रैगन ठंडी गुनगुनाहट के साथ कहता है। अपनी दृष्टि से भी मैं केवल कुछ दसियों मीटर नीचे तक ही देख पा रहा हूँ। किन यू मुस्कुराते हुए कहता है। आप तो पहले से ही बहुत दुर्जेय हैं, अधिपति नीला ड्रैगन। मैं तो बस 10 मीटर के आसपास ही देख सकता हूँ। शायद वे आम ज़ियोजेनिस्ट भी अपने से कुछ मीटर आगे ही देख पाते होंगे। उड़ते हुए उनके दिल डर से धड़क रहे होंगे। बड़े भाई, मैं 1000 मीटर तक देख सकता हूँ। हो फी की आवाज़ पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से किन यू के मन में उठती है। किन यू को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर मन ही मन खुशी भी हुई। यह वाकई बहुत अच्छी बात है कि हो फी इस घोर अंधेरी जगह में ऐसा कर पा रही है। हु टिल्डर टिल्डर टिल्डर। अचानक सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो हवा की आवाज जैसी लगती हैं और गुफा की गहराई से आ रही हैं। पलक झपकते ही उनकी सतर्कता चरम सीमा तक बढ़ जाती है। क्या जमीन के नीचे भी हवा है? ये खतरनाक है बड़े भाई। जमीन के नीचे से भयावह ठंडी हवा ऊपर की ओर आ रही है। हो फे की आवाज किन यू के मन में गूंजती है। सावधान, जमीन के नीचे ठंडी हवा है। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले की आवाज भी तेजी से उठती है। उसकी तीसरी आंख लगातार खुली हुई है। जमीन की गहराई में प्रकाश की कई धुंधली हरी किरणें फेंक रही है। किन यू ठंडी हवा के फैलाव को साफ महसूस कर सकता है। हालांकि यह अभी उसके शरीर तक नहीं पहुंची है, फिर भी उसे अपनी त्वचा पर झुनझुनी का एहसास हो रहा है। जहां भी ठंडी हवा गुजरती है, उसके संपर्क में आने वाला कोई भी ज़ियोजेनिस्ट बिना एक भी चीख निकाले जमकर मर जाता है। किन यू जितनी 10 मीटर की दूरी देख सकता है, वहां कई ज़ियोजेनिस्ट बर्फ की मूर्तियों में बदल जाते हैं और मर जाते हैं। जब ठंडी हवा किन यू और दूसरे विशेषज्ञों के पास पहुंच रही होती है, तो नीला ड्रैगन हाथ बढ़ाता है। फिर एक हरी बत्ती सबके सामने एक अवरोध बना देती है। हालांकि ठंडी हवा तेज है, फिर भी वह एजियो ड्रैगन की नाकाबंदी को तोड़ नहीं पाती। ये ठंडी हवा क्या है, इतनी तेज है? रेवरेंड हुओ तियान का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया है। एजियो ड्रैगन गंभीर भाव से कहता है, सब लोग, मुझे लगता है कि हम गंभीर संकट में हैं। किन यू और बाकी लोग उसकी तरफ देखते हैं। ठंडी हवा तो रुक गई है ना? उसने ऐसा क्यों कहा कि वे गंभीर संकट में हैं? एजियो ड्रैगन कुछ देर सोचता है और फिर आह भरते हुए कहता है, सबको एक बात बता दूं, ये शांत गहरी गुफा हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। तलवार रखने की दूसरी जगहों की तुलना में, जहां थोड़ी बहुत मुश्किलें ही आती थीं, इस गुफा में आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, नीला ड्रैगन?
बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला कुछ अधीर है। नीला ड्रैगन दूसरों की तरफ देखता है। मैं तुम सबको चेतावनी दे दूंगा। पहले ये छोटे मोटे खतरे हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे, लेकिन अब लगता है कि हम में से कुछ लोग शायद यहाँ मर जाएंगे। तुम्हें मुझसे इसकी वजह पूछने की जरूरत नहीं है। किन यू ने एजियो ड्रैगन पर एक नजर डाली, लेकिन वह ये भी जानता है कि एजियो ड्रैगन बाकियों से अलग है। ड्रैगन कबीले का सदस्य होने के नाते एजियो ड्रैगन ऐसी कई बातें जानता है जो आम लोग नहीं जानते। अजूर ड्रैगन, जब तुम नहीं डरे तो मैं क्यों डरूं? मैं तो चलता ही रहूंगा, बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला मुस्कुराते हुए कहता है। यी दा हालांकि ठंडी हंसी के साथ कहता है, अजूर ड्रैगन, तुम जानबूझकर हमें डरा रहे हो, है ना? तुम चाहते हो कि हम पीछे हट जाएं ताकि तुम 9वीं ज़ैड तलवार पा सको, है ना? उसके शब्द चाकू की तरह तीखे थे, जिनमें अजूर ड्रैगन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिख रहा था। एजियो ड्रैगन का चेहरा ठंडा पड़ गया। तो अब से सब अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम सब मर भी जाओ। अपनी बड़ी आस्तीन लहराकर नीला ड्रैगन खुद को और टैंग शान को उस हरी रोशनी से घेर लेता है। इसके बाद वे दोनों नीचे की ओर दौड़ पड़ते हैं। जाहिर है वह बेहद गुस्से में है। अभी अभी उसने नेक इरादे से सबको आगाह किया था, लेकिन हालात ऐसे हो गए। चलो फेई फेई जियाओ हेई, किन यू मुस्कुराते हुए कहता है। फिर तीनों भाई एजियो ड्रैगन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। वे या तो अपनी सुरक्षात्मक ऊर्जा का उपयोग करके उन पिंडों को सीधे तोड़ देते हैं जो ठंडी हवा के कारण बर्फ के ढेर में बदल गए हैं, या फिर वे एजियो ड्रैगन और टैंग शान द्वारा टकराव के माध्यम से बनाए गए मार्गों का अनुसरण करते हैं। यी दा, आपने जो कहा वह थोड़ा ज्यादा था। रेवरेंड यानजू ने यी दा को फटकार लगाई। चुप रहो यानजू, क्या तुम पागल हो गए हो? हम सब एजियो ड्रैगन की ताकत जानते हैं। वो हमसे बस थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। मैं समझ सकता हूँ कि उसे कुछ तो पता है, लेकिन जब वो टैंग शान को नीचे गिराने की हिम्मत भी करता है तो हमारी ताकत के आगे हम नीचे गिरने से कैसे डर सकते हैं? यी दा मूर्ख नहीं है। उनकी राय में एजियो ड्रैगन के नीचे जाने का मतलब है कि खतरे का स्तर अभी भी उसके जीवन के लिए खतरा नहीं है। रेवरेंड यानजू भी थोड़ा सोचने के बाद उनकी बात समझ जाते हैं। तुम अभी भी यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी जाओ। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला सबसे पहले नीचे दौड़ता है और किन यू और एजियो ड्रैगन का पीछा करता है। रेवरेंड यानजू, यी दा, दी लॉन्ग और बाकी लोग भी तुरंत नीचे दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में वे लगातार बर्फ के उन ढेरों से टकराते और उन्हें चकनाचूर करते रहते हैं। तल 1000 मीटर नीचे है। तल पर एक काला तालाब है। तालाब के किनारे एक क्षैतिज द्वार है। मुझे लग रहा है कि हम उस तालाब में नहीं जा सकते। हो फेई पवित्र इंद्रिय संचार के माध्यम से किन यू को बताता है। उसकी ज्वलंत आंखें वाकई भयानक हैं। किन यू के आगे उस हरे प्रकाश में लिपटे एजियो ड्रैगन और टैंग शान बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। उनकी गति बहुत तेज है, जबकि एजियो ड्रैगन की दृष्टि केवल कुछ दसियों मीटर तक ही सीमित है। जब उसे वह काला तालाब दिखाई देता है तो वह जल्दी से मुड़ता है और टैंग शान को उसके किनारे वाले उस खुले स्थान में ले जाता है, जिससे उसकी सतह कुछ देर के लिए ऊपर नीचे होती है। यद्यपि तालाब की सतह बहुत कम समय के लिए हिलती है, लेकिन हरी रोशनी जो कुछ क्षण पहले ठंडी हवा को रोकने में सक्षम थी, 50% से अधिक कम हो जाती है। किन यू के 3 लोगों का समूह घूमकर उस खुले स्थान में बड़ी आसानी से प्रवेश करता है। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले ने स्वाभाविक रूप से इस दृश्य को देख लिया है। कई दर्दनाक चीखें लगातार सुनाई देती हैं। डी लॉन्ग हमेशा सतर्क रहता है, लेकिन चूंकि वह काफी तेज उड़ता है और उसकी दृष्टि की सीमा बहुत कम है, वह फिर भी उस काले तालाब को छू लेता है। संपर्क की अवधि बहुत कम थी, लेकिन उसकी सुरक्षात्मक राक्षसी तात्विक ऊर्जा क्षीण हो गई है और उसका सुरक्षा कवच भी आंशिक रूप से क्षत विक्षत हो गया है। कई विशेषज्ञों में से सबसे ज्यादा नुकसान अप्रत्याशित रूप से रेवरेंड हुओ तियान को हुआ है। बहुत जल्दबाजी में काम करने के कारण उनका बायां हाथ सड़ गया है और वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। सब लोग थोड़ा सावधान रहें, धीरे धीरे उड़ें, किसी भी हालत में नीचे काले तालाब को न छुएं। रेवरेंड यानजू जोर से कहते हैं। उनके पीछे खड़े आम यूजेनिस्ट उनकी बात साफ साफ सुन लेते हैं। रेवरेंड यानजू और उनका समूह भी उस रास्ते में प्रवेश करते हैं। उनकी चेतावनी और उनकी धीमी उड़ान गति के कारण पीछे खड़े 2000 से 3000 यूजेनिस्टों को कोई चोट नहीं पहुंची। एजियो ड्रैगन और टैंग शान की उड़ान की गति बिल्कुल भी तेज नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि कमजोर है। हालांकि होफी की दृष्टि की वजह से किन यू का समूह उनसे कहीं ज्यादा तेज उड़ सकता है। कुछ ही देर में किन यू और उसके दोनों भाई एजियो ड्रैगन और टैंग शान को पकड़ लेते हैं। भाई किन यू, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ चलें, नीला ड्रैगन गंभीर भाव से कहता है। किन यू ने संदेह से कहा, क्या हुआ अधिपति नीला ड्रैगन? या दूसरे शब्दों में, आपने क्या खोज की है? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? दरअसल उसे भी लगता है कि नीला ड्रैगन झूठ नहीं बोल रहा है। एजियो ड्रैगन सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे भी नहीं पता, अभी तो बस अंदाजा है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें बहुत कम खतरा होगा। ठीक है, तो मैं अपनी नन्ही सी जान आपकी सुरक्षा में छोड़ दूंगी, अधिपति नीला ड्रैगन। कृपया मुझे निराश मत करना, किन यू मजाक में कहती है। हालांकि होफी घुराघुराहट करती है, जबकि हे यू कुछ नहीं कहता और चुपचाप किन यू के पास खड़ा रहता है। फिर वे पांचों एक साथ उड़ते हैं। उनके पीछे ओल्ड फ्रीक थरी-आइड, रेवरेंड यानजू, डी लॉन्ग और यी दा जैसे विशेषज्ञ और पीछे की ओर सामान्य यूजेनिस्ट भी बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। कोई फायदा नहीं, ऊपर वाले का ध्यान रखना।
एजियो ड्रैगन अचानक चिल्लाया। सब लोग ऊपर देखते हैं और इस गहरे भूमिगत पत्थर के रास्ते की छत पर एक विशाल नक्काशी देखकर हैरान रह जाते हैं जो कई हजार मीटर लंबी है। किन्यू के चेहरे का रंग एकदम से बदल जाता है। ये तो बहुत बड़ा ताबीज है। फिर प्रकाश की एक काली किरण उस कई हजार मीटर लंबे विशाल ताबीज से होकर गुजरती है। पत्थर के रास्ते के इस हिस्से की छत लगातार विशाल चट्टानी खंडों से बनी है जिनमें से प्रत्येक 100 मीटर लंबा और बेहद भारी है। उस विशाल ताबीज से प्रभावित होकर हर विशाल चट्टान पर लगी सभी मुहरें और निशान एक काली रोशनी से चमकते रहते हैं। धमाका 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 धमाका। 100 मीटर लंबी विशाल चट्टानें अचानक एक साथ गिरती हैं। उनमें से प्रत्येक का वजन 10 लाख जिन से भी ज्यादा है। लेकिन वजन ही इन चट्टानों का एकमात्र हथियार नहीं है, उन रहस्यमयी काली सीलों की ऊर्जा भी है। पीछे हर 100 मीटर पर कई दर्जन ज़ियोजेनिस्ट हैं। अगर वे पूरी ताकत से आगे बढ़ें तो सैद्धांतिक रूप से वे कुछ समय के लिए एक विशाल चट्टान का वजन सहन कर सकते हैं। हालांकि एक साथ लगातार करुण क्रंदन सुनाई दे रहे हैं। पीछे खड़े कई ज़ियोजेनिस्ट विरोध नहीं कर पा रहे हैं और तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनका खून जमीन के एक बड़े हिस्से को ढक रहा है। किन्यू, एजियो ड्रैगन और दूसरे विशेषज्ञ भी गिरते विशाल पत्थरों को रोकने के लिए अपने हाथ उठाते हैं। हालांकि जैसे ही किन्यू एक पत्थर को छूता है उसके चेहरे का रंग तेजी से बदल जाता है। B8C14 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 15 जीवन या मृत्यु के अंश। गिरते हुए इन विशाल पत्थरों में से प्रत्येक 100 मीटर लंबा और 6 से 7 मीटर चौड़ा है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कितने मोटे हैं। किन्यू का अनुमान है कि उनका वजन केवल कई मिलियन जिन है। लेकिन पीछे के साधारण ज़ियोजेनिस्ट तब भी कोई प्रतिरोध नहीं कर पाते जब उनमें से कई दर्जन एकजुट हो जाते हैं। किन्यू अपने पैरों को थोड़ा मोड़ता है और अपने ऊपर रखी 100 मीटर लंबी विशाल चट्टान को अपने हाथों से सहारा देने की कोशिश करता है। चट्टान से एक बहुत बड़ा दबाव तुरंत उसकी बाहों के जरिए नीचे की ओर आता है। किन्यू अपने पैरों को फिर से थोड़ा और मोड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। जी उसके पैरों के नीचे जमीन पर रखे पत्थर में धंसने से एक गहरी आवाज उठती है। चूंकि पत्थर के रास्ते के इस हिस्से की छत बनाने वाली विशाल चट्टानें एक साथ गिरी थीं, इसलिए हर एक के भार से उसके नीचे अलग अलग संख्या में लोग खतरे में हैं। किन्यू, हो फी, हे यू, एजियो ड्रैगन और टैंग शान 5 आगे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक साथ मिलकर एक विशाल चट्टान को सहारा देना होगा। उनके नीचे लगे पत्थर तुरंत ही चट्टान का भार न झेल पाने की आवाजें निकालने लगते हैं। उनके पैर या तो टूट जाते हैं या इन पत्थरों में धंस जाते हैं। बहुत भारी, हो फी अजीब सी आवाज में चिल्लाता है। इस समय वह भी अपने हाथों से वजन संभालने की कोशिश कर रहा है। बिना कुछ बोले जियाओ हे अपने बड़े पंखों से उस विशाल चट्टान को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तीनों भाई मिलकर आखिरकार उस विशाल चट्टान का वजन उठाने में कामयाब हो जाते हैं। किन्यू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अतीत में जब वह अभी भी बाह्य तकनीकों का अभ्यास कर रहा था और अभी तक जियांतियान स्तर तक नहीं पहुंचा था, तब भी उसके एक हाथ में 1000 जिन से भी ज्यादा शक्ति थी। जियांतियान स्तर के चरम पर वह 10,000 जिन की एक विशाल चट्टान भी उठा सकता था। नेबुला अवस्था और उल्का अवस्था के दौरान न केवल उसकी शारीरिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ, बल्कि उसके शरीर के अंदर की तारकीय ऊर्जा भी अत्यंत प्रचंड हो गई। अब किन्यू अकेले ही कई लाख जिन उठा सकता है और हो फी की ताकत ही ताकत है। ताकत के मामले में वह किन्यू से भी बेहतर है। जियो हेई की ताकत भी लगभग किन्यू जितनी ही है। फिर भी इस विशाल चट्टान को सहारा देने के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ता है। इससे पता चलता है कि चट्टान कितनी भारी है। एजियो ड्रैगन, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? किन्यू गुस्से से डांटता है। अब वह और उसके 2 भाई काम में लग गए हैं, लेकिन एजियो ड्रैगन अभी भी एक तरफ विशाल चट्टान पर सील को ध्यान से देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। इन मुहरों में कुछ अजीब बात है। नीला ड्रैगन खुद से बात करता है। बाद में वह मुस्कुराते हुए किन्यू से कहता है, बुरा नहीं है, ठीक है, तुम तीनों आराम कर सकते हो। फिर वह एक ठंडी चीख निकालता है। पल भर में उसके हाथ अप्रत्याशित रूप से 2 विशाल ड्रैगन पंजों में बदल जाते हैं। उसकी भुजाएं मोटी हो जाती हैं और उनमें से ड्रैगन के शल्क निकल आते हैं। एजियो ड्रैगन के शरीर के अंदर से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ती है। यह इतनी शक्तिशाली होती है कि कुछ देर के लिए हवा भी कंपन करने लगती है। जैसे ही एजियो ड्रैगन अपनी बाहों से चट्टान को सहारा देता है, किन्यू, हो फी और हे यू को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होता है। आश्चर्य की बात है कि उसने अकेले ही किन्यू और अन्य 2 की संयुक्त सेना को मात दे दी है। हो फी की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। वह देर तक नीला ड्रैगन को देखता रहा, फिर पवित्र इंद्रिय संचार के जरिए किन्यू से बोला, बड़े भाई, अभी जब चट्टान गिर रही थी तो नीला ड्रैगन ने शुरुआत में कुछ नहीं किया। क्या वह चाहता था कि चट्टान हमें कुचलकर मार डाले या घायल कर दे? किन्यू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर अपनी पवित्र इंद्रियों से कहता है, ज्यादा मत सोचो। वह एजियो ड्रैगन पर भी नजर डालता है। हालांकि इस पत्थर के रास्ते की चिन्हित जमीन पर खून की एक छोटी सी धारा बन चुकी है। यह विभिन्न शियूजेनिस्टों का खून है। जब किन्यू और उसके 2 भाइयों को भी एक चट्टान के भारी दबाव को झेलने में मुश्किल हुई, तो दसियों साधारण जिंदान स्तर के शियूजेनिस्ट इसे कैसे झेल पाएंगे? अब तक पीड़ा भरी चीखें धीरे धीरे बंद होने लगी हैं। क्योंकि प्रत्येक विशाल चट्टान 100 मीटर लंबी होती है, इसलिए चट्टान के नीचे मौजूद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक समूह बनाते हैं। किन्यू और उसके आसपास के 4 लोग एक समूह हैं। उनके पीछे डी लॉन्ग, डी जियान, डी शू, ओल्ड फ्री थरी आयड और लू के उसी चट्टान के नीचे हैं। यी दा, सीटू शू और जियाओ जियू एक और विशाल चट्टान से दबे हुए हैं।
रेवरेंड यान शू, रेवरेंड हुओ तियान, रेवरेंड डी फेंग और उनके ठीक पीछे लगभग 10 जियोजिनिस्ट एक साथ एक और विशाल चट्टान को सहारा दे रहे हैं। इन व्यक्तियों को छोड़कर सभी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अरे, कब तक हम इस चट्टान को पकड़े रहेंगे? मेरे लिए तोड़ दो। हो फी के हाथ में काली छड़ी अचानक उस विशाल चट्टान पर घूम जाती है। बेशक छड़ी में कोई शक नहीं कि वह बहुत शक्तिशाली है। सामान्य विशाल चट्टानें उसकी ताकत का सामना कैसे कर सकती हैं? सिद्धांततः यह इस विशाल चट्टान को जहां भी टकराएगी चकनाचूर कर देगी। हालांकि जब हो फेई की काली छड़ी चट्टान से टकराती है तो वे मुहरें और चिन्ह एक काली रोशनी के साथ फिर से चमकते हैं, जो चट्टान की पूरी सतह पर चलती हुई प्रतीत होती है और हो फेई की काली छड़ी के हमले को आसानी से झेल लेती है, जिससे विशाल चट्टान बरकरार रहती है। ओह, हो फेई आश्चर्यचकित है। तोड़ना! एक चीख सुनाई देती है जब नीले ड्रैगन के पंजे चकाचौंध से चमकने लगते हैं। पंजे फिर सील की काली रोशनी को चीर देते हैं। इसके बाद विशाल चट्टान स्वाभाविक रूप से अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाती है। तुरंत ही किन यू और उसके समूह के सिर के ऊपर एक भी चट्टान नहीं रहती। किन यू, हो फी और हे यू सभी एजियो ड्रैगन को देखते हैं। हो फी की काली छड़ी का प्रहार उन काली मोहरों को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा, लेकिन नीला ड्रैगन उन्हें कुचलने में कामयाब रहा। उनके बीच का अंतर आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि हो फी अभी तक रूपांतरित नहीं हुआ है, इसलिए उसकी असली शक्ति का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। वाह! बूढ़े सन की 3 आंखों वाले की भौहों के बीच का हिस्सा फट जाता है। उसकी तीसरी आंख से हरे रंग की रोशनी निकलती है, जो उन काली सीलों में से कुछ पर सीधी पड़ती है। इसके बाद उसके समूह के सभी लोग आसानी से ऊपर की विशाल चट्टान को चकनाचूर कर देते हैं। रेवरेंड यानजू के शरीर की सतह से अचानक एक भयावह ऊर्जा तलवार उभरती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह एक विशाल तलवार में लिपटा हुआ है। एक चीख के बाद ऊर्जा तलवार सीधे कुछ काली मोहरों पर वार करती है, जो उसी तरह चकनाचूर हो जाती हैं। यी दा के कमर तक लंबे बैंगनी बाल अचानक सुइयों की तरह सीधे ऊपर की ओर उठ जाते हैं। पाफ! सील की काली रोशनी लंबे बैंगनी बालों से भेदी जाती है, जैसे कागज की एक शीट। उन विशाल चट्टानी खंडों के नष्ट हो जाने के बाद पूरा मार्ग चमक उठता है। मूल रूप से काला काला स्थान अप्रत्याशित रूप से गायब हो जाता है। अभी जो घना अंधेरा छाया है वह शायद उन रहस्यमयी मोहरों की वजह से है। नीला ड्रैगन दृढ़ता से कहता है। अब रास्ते की जमीन पर बड़ी संख्या में टूटी हुई चट्टानें हैं, लेकिन इससे किसी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। किन्यू ने 4 विशेषज्ञों पर एक नजर डाली। प्रारंभिक कोंगमिंग चरण के दिव्य जानवर एजियो ड्रैगन, बाद के डोंगबेक्सू चरण के दिव्य जानवर ओल्ड फ्री थरियायड, जिसके पास तीसरी आंख है, बाद के कोंगमिंग चरण के जियोमोइस्ट ही दा और बाद के कोंगमिंग चरण के जियोक्सिनिस्ट रेवरेंड यानजू। यद्यपि एजियो ड्रैगन उनमें से सबसे शक्तिशाली है, फिर भी उसके और अन्य 3 के बीच का अंतर बहुत छोटा है, बहुत मजबूत। किन यू मन ही मन कहता है। वह अच्छी तरह जानता है कि 6 प्रमुख शक्तियों में से स्टेलर टॉवर 9 दानव हॉल से बस थोड़ा सा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी 4 शक्तियां उन 4 महाविशेषज्ञों के अधीन हैं। लेकिन अगर अंकल लैन को स्टेलर टॉवर का सदस्य मान लिया जाए तो वह सर्वोच्च शक्ति बन जाएगा। स्टेलर टॉवर में किन यू, हो फी और हे यू हैं। एजियो ड्रैगन पैलेस में एजियो ड्रैगन और टैंग शान हैं। ब्लू वाटर मैंशन में ओल्ड फ्री थरियाइड और लूके हैं। 9 डेमंस हॉल में डी लॉन्ग, डी जियान और डी शू हैं। पर्पल फ्लेम डेविलिश डेंगॉन में यी दा, सीटू जू और जियाओ जियू हैं। पेंगलाई इमोर्टल रीजन में रेवरेंड यानशू, रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डी फेंग हैं। वहाँ लगभग 10 जियोजेनिस्ट भी हैं जो भाग्यशाली थे कि वे 3 श्रद्धेय लोगों के पीछे बच गए। मुझे लगता है कि हमें सहयोग करना चाहिए। अगर हम इसी तरह व्यक्तिगत रूप से काम करते रहे तो कौन जाने हम में से कितने लोग 9वीं जेड तलवार देखने से पहले ही मर जाएंगे। रेवरेंड यानजू मुस्कुराते हुए कहते हैं। यी दा अपने लंबे बालों को छेड़ते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ कहते हैं। सहयोग? अगर आप सच्चे हैं तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और किसी अहम मौके पर चुपके से हमला करने वाले हैं। हाँ, कई बार ठहाके लगाने के बाद वे सकारात्मक स्वर में कहते हैं। मुझे अपनी सुरक्षा करने की आदत है और अपनी जान किसी और के हाथों में सौंपने की आदत नहीं है। मैं भी वही हूँ। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला रेवरेंड यानजू को तिरस्कार भरी नजर से देखता है। इसके विपरीत डीलॉन कहते हैं। मैं न तो सहमत हूँ और न ही असहमत। अगर सब सहमत होंगे तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा। वह बस गोलमोल बातें कर रहे हैं। 2 विशेषज्ञ पहले ही अपनी आपत्तियां जता चुके हैं, इसलिए उनके शब्दों का मतलब है कि वह सहयोग करने के लिए राजी नहीं होंगे। किन्यू ने रेवरेंड यानजू के सुझाव के बारे में कुछ नहीं कहा। एजियो ड्रैगन, चलो आगे बढ़ते रहें, वह एजियो ड्रैगन से कहता है। पीछे खड़े सभी लोगों पर नजर डालते हुए नीला ड्रैगन उदासीनता से कहता है। सावधान रहो सब लोग। अगर तुम में से कोई मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा है तो बस वापस चले जाओ। इतना कहकर वह टैंग शान के साथ आगे बढ़ता रहता है। कोई भी पीछे नहीं हटता, यहाँ तक कि वे 10 साधारण जियोजेनिस्ट भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वे पीछे हटना नहीं चाहते, बल्कि उनकी हिम्मत नहीं है। 6 महाशक्तियों के नेता पीछे हट सकते हैं, लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते क्योंकि वे अधीनस्थ हैं। अगर वे पीछे हटते हैं तो ये खतरे के सामने अपने नेताओं को छोड़ देने जैसा होगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस बार जाहिर है हर कोई बहुत सावधान है। वे अपने आसपास के वातावरण को ध्यानपूर्वक देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इस मार्ग से लगभग कई 100 ली चलने के बाद हर कोई एक खास जगह में प्रवेश करता है, एक गुफा जिसमें हजारों लोग रह सकते हैं।
प्रवेश द्वार के अलावा गुफा में 9 निकास द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक एक शांत लंबे मार्ग से जुड़ा है जिसका दूसरा छोर कहीं दिखाई नहीं देता। 9 मार्ग, एक जीवन है, बाकी मृत्यु। तुम्हें चुनना ही होगा। हाँ, अगर तुम मेरे खजाने पाना चाहते हो तो तुम्हारे पास पर्याप्त भाग्य होना चाहिए। गुफा की एक दीवार पर कियान लॉन्ग महाद्वीप के शब्द अंकित हैं। हर एक शब्द एक भयानक आभा बिखेर रहा है। ये आभाएं इतनी प्रबल हैं कि ये नीला अजगर और बूढ़ा सन की 3 आंखों जैसे दिव्य जानवरों की आभाओं से कहीं बेहतर हैं। कहा जा सकता है कि ये एक बिल्कुल अलग स्तर के हैं। हर कोई उस दीवार को देखता है। पू, एजियो ड्रैगन, ओल्ड फ्रीक थरी-आयड, यी दा और रेवरेंड यान जू सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वे मुंह भर खून थूक देते हैं। हालांकि किन यू और उसकी क्षमता के अन्य विशेषज्ञ केवल मानसिक रूप से उत्पीड़ित महसूस करते हैं और लगभग 10 सामान्य ज़ियोजेनिस्टों को तो कुछ भी महसूस नहीं होता। एजियो ड्रैगन और अन्य 3 तुरंत अपनी सांसें वापस पाने के लिए पैर मोड़कर बैठ जाते हैं। अब उनकी उस दीवार की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। 9 मार्गों में से केवल एक ही बाहर निकलने का रास्ता है। किन यू गहरी भौहें चढ़ाता है। थोड़ी देर में एजियो ड्रैगन और बाकी 3 खड़े हो जाते हैं। बस वे उस दीवार की तरफ दोबारा नहीं देखते। यी दा की आंखों में अचानक उत्साह की झलक दिखाई देती है। उनके होठों से खून की बूंदें भी टपक रही हैं। वे कहते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें शक नहीं है कि उस दीवार पर लिखे शब्द उस अमर ने ही छोड़े हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उन शब्दों का आभामंडल ही हमें चोट पहुंचा सकता है। इस आधार पर हम यही कह सकते हैं कि ये शब्द किसी अमर व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे। हालांकि अगर आप उन जिंदान अवस्था के शिवजेनिस्टों को देखें, नीला ड्रैगन उन जिंदान अवस्था के शिवजेनिस्टों की ओर इशारा करता है। हर कोई उन्हें देखता है और पाता है कि दीवार पर लिखे शब्दों को देखने से उन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि शब्दों में केवल दमनकारी आभा होती तो जो लोग कमजोर होते वे स्वाभाविक रूप से उन्हें सहन नहीं कर पाते। इन शब्दों का दबाव शक्तिशाली लोगों को चोट पहुंचाता है। आप जितने कमजोर होंगे उतना ही कम प्रभावित होंगे। मैंने भी इस तरह की अद्भुत तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। यह अमर कम से कम एक स्वर्ण अमर तो है ही। यह एक महान। हालांकि नीला ड्रैगन अपना अंतिम वाक्य पूरा नहीं करता। जाहिर है यह एक रहस्य है। इतनी बकवास करने का क्या मतलब है नीला ड्रैगन? अब 9 रास्ते हैं, हमें किसमें जाना चाहिए? अमर ने पहले ही कह दिया है कि बाकी रास्ते मौत के हैं। हमारी शक्ति को देखते हुए अगर हम गलत रास्ता चुनेंगे तो हम जरूर मर जाएंगे। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला बर्फ जैसे ठंडे भाव से कहता है। हर किसी का दिल थोड़ा डूब जाता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम स्वर्ण अमर है ऐसा कहता है, तो अपनी शक्ति से वे निश्चित रूप से चमत्कारिक रूप से उसका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें बाहर आने के लिए जीवन का मार्ग चुनना होगा। 9 मार्गों में से जीवन का केवल एक मार्ग है। सही मार्ग चुनना बहुत मुश्किल है। 9वीं ज़ेड तलवार की तुलना में जीवन और भी महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। छठे भाई, हमारे पीछे आना मत भूलना। इतना कहकर डी लॉन्ग और डी जू मुड़ जाते हैं। डी जियान भी डी लॉन्ग का पीछा करता है, आने वाले मार्ग से वापस जाना चाहता है। काय, यी दा ठंडी हंसी के साथ कहता है। डी लॉन्ग अचानक डर के मारे रोने लगता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। डी जियान और डी जू भी डर के मारे रोने लगते हैं। बाकी लोग तुरंत उनकी तरफ देखते हैं। इस समय तीनों दी भाई आने वाले रास्ते को देख रहे हैं। उनकी आंखों के भावों को देखते हुए सभी उस रास्ते को देखते हैं। अगर वे न देखते तो घबराते नहीं, लेकिन जैसे ही वे देखते हैं उनके चेहरों का रंग भी तेजी से बदल जाता है। इस समय उस रास्ते का द्वार एक ब्लैक होल की तरह बिना रुके घूम रहा है। उसमें से एक काली रोशनी फैलती जा रही है और विशाल गुफा की उस दीवार के साथ साथ चारों दिशाओं में घूम रही है। कोई फायदा नहीं। एजियो ड्रैगन, रेवरेंड यान शू और किंग यू जैसे विशेषज्ञ सभी को एहसास होता है कि स्थिति गंभीर है। पल भर में काली रोशनी अप्रत्याशित रूप से गुफा की हर दीवार पर फैल जाती है और पूरी गुफा एक काली गुफा में बदल जाती है। केवल वे 9 मार्ग ही इससे पूरी तरह अप्रभावित रहते हैं। जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें शब्दों की एक पंक्ति हवा में ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। या तो जियो या मरो। हाँ, यी दा अचानक अपना चेहरा ऊपर की ओर घुमाते हैं और जोर से हंस पड़ते हैं। यह अमर वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसके पीछे जो शब्द हैं वे कहते हैं कि हमें जीवन के 9 मार्गों में से एक ही मार्ग चुनना है। अब हमें सचमुच चुनना होगा। आने वाला मार्ग तो चला ही गया है। अब चुनने के लिए सिर्फ वे 9 मार्ग ही बचे हैं। अजीब। डी लॉन्ग ने यी दा को ठंडी नजर से देखा। ज्यादातर लोग इस स्थिति में यी दा जैसी प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि वे मरना नहीं चाहते। हालांकि अब बचे हुए ज़ियोजेनिस्टों को एक रास्ता चुनना होगा क्योंकि गुफा की पत्थर की दीवारें भी उस काली रोशनी से ढकी हुई हैं, एक भयानक ऊर्जा जो उन्हें डराती है। उन्हें चुनना ही होगा, या तो जियो या मरो। बड़े भाई, आप ही चुनिए। मैं आपके साथ चलूंगा, चाहे जो भी रास्ता हो। काका, मुझे आपकी किस्मत पर पूरा भरोसा है। होफी ने हंसते हुए किन यू से कहा। हे यू भी उसकी तरफ देखता है। किन यू उस तीखी नजर का मतलब समझ जाता है। उसके दोनों भाई इस बात पर सहमत हैं कि वह चुनाव करता है। 9 अंशों में से केवल एक ही जीवन का अंश है। इसे चुनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उसे चुनना ही होगा क्योंकि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। किन यू अपने दांत बींचता है और उन 9 अंशों को देखता है। B8C15 का अंत। पुस्तक 8 अध्याय 16C16 रेशियो 9VZ तलवार का धारक। मुझे कौन सा अंश चुनना चाहिए? किन यू उन 9 अंशों में से प्रत्येक को ध्यान से देखता है। हालांकि उन्हें देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये 9 मार्ग भी उसी तरह अथाह हैं।
बस वे थोड़े अलग तरीके से मुड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह सही रास्ता कैसे चुन सकता है? अगर किन यू अकेला होता तो भी उसे दबाव महसूस होता, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि अब वह हो फी और शियाओ हे के जीवन के लिए जिम्मेदार है। मूलतः 9 अंशों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। उस अमर ने हमें चुनने के लिए कहा था, लेकिन बिना किसी संकेत के हम कैसे चुनें? 9 में से एक चुनने पर मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा है। किन यू का शांत हृदय धीरे धीरे व्याकुल होने लगा। जितना ज्यादा वो देखता है उतना ही गुस्सा आता है। कितना घटिया अमर है। अगर वो लोगों को जैद तलवारें देना चाहता है तो दे दे। आखिर उसने ये 9 रास्ते क्यों बनाए हैं? ताकि लोग चुन सकें। और जिंदगी का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। उसकी आंखें भी धीरे धीरे थोड़ी लाल हो जाती हैं। नीला ड्रैगन गंभीर भाव लिए हुए है। डी लॉन्ग स्पष्ट रूप से बहुत चिंतित है। हालांकि बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला पैर क्रॉस करके बैठ गया है। रेवरेंड यानजू, रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डी फेंग कुछ चर्चा कर रहे हैं। अरे, इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? एजियो ड्रैगन, डी लॉन्ग, तुम मौत से इतना डरते हो कि तुम ऐसे हो गए हो। तुम सच में बहुत कमजोर हो। रेवरेंड यानजू, क्या तुम्हें पहले से ही कोई अंदाजा है? हाँ, सोचना बंद करो। किन यू, तुम यूं ही कोई रास्ता चुनकर उसमें क्यों नहीं चले जाते? यी दा ने शरारत भरी हंसी के साथ कहा। किन यू ने उस पर ठंडी नजर डाली। तुम खुद क्यों नहीं चुनते? मैं, यी दा अपने लंबे बैंगनी बालों को सहलाते हुए कहता है। क्या ये सवाल अब भी पूछने की जरूरत है? मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम सब चुनाव नहीं कर लेते। जब तुम सब एक एक करके मर जाओगे तब मुझे पता चलेगा कि जिंदगी किस तरफ जाती है ना? बेवकूफ, हो फी अजीब सी हंसी के साथ बोली। तुम बेवकूफ हो, यी दा। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये 9 मार्ग घुमावदार और अथाह हैं? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इनमें से किसी एक में जाने वाला व्यक्ति जिंदा है या मरा? और हाँ, तुम्हारे पास हर किसी की आत्मा की जैड स्लिप भी नहीं है। यी दा, हम में से ज्यादा लोग यहाँ नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि सभी 9 अंश क्यों चुने जाएंगे? बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला अपनी आंखें खोलता है और पूछता है। हालांकि यी दा को उसके प्रश्न की परवाह नहीं है। 3 आंखों वाले, आप इस समय यहाँ ध्यान में क्यों बैठे हैं? बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला अजीब हंसी में फूट पड़ा। 9 मार्गों में से जीवन का केवल एक ही मार्ग है। अगर मुझे पता ही नहीं चला कि वह कौन सा है तो मैं उसे चुनूंगा ही नहीं। मैं तो इस गुफा में चुपचाप साधना करना पसंद करूंगा जब तक कि मेरी मुसीबत न आ जाए। उसके क्लेश तक अभ्यास करो। किन यू, एजियो ड्रैगन, यी दा और बाकी सभी उसे अविश्वास से देखते हैं। यहाँ तक कि रेवरेंड यानजू, जो चर्चा कर रहे थे, भी बोलना बंद कर देते हैं और अविश्वास से उसे देखते हैं। वह ठंडी हंसी के साथ कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि 9वें आसमान से आने वाला संकट इस जगह को तबाह नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो भी अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं आसानी से इससे गुजर पाऊंगा। उसके ये शब्द सुनकर हर कोई अवाक रह जाता है। ओल्ड फ्रीक थरी आयड ने जो कहा वह वास्तव में एक समाधान है। बात यह है कि इसके लिए उपयोगकर्ता को अकेलापन सहना पड़ता है। भले ही 9वें स्वर्ग का 9वां संकट इस जगह को नष्ट न कर सके, लेकिन जब मैं स्वर्गारोहण प्राप्त करूंगा तो मैं इस दुनिया से सीधे दूसरी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। ये जगह मुझे फिर कभी नहीं रोक पाएगी। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले की आंखों में घमंड का एक संकेत दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति उत्थान प्राप्त कर लेता है तो वह सीधे दूसरी दुनिया में चला जाता है, चाहे वह इस दुनिया में कहीं भी हो। लगभग सभी लोग कुछ नहीं कहते। तुम तो कमाल हो, 3 आंखों वाले। उसे मजाकिया और परेशान करने वाला पाते हुए एजियो ड्रैगन बस यही शब्द कहता है। 9वें स्वर्ग से 9वें स्वर्ग के क्लेश के आगमन तक हर समय इस गुफा में अकेले अभ्यास करते हुए बहुत से ज़ियूजेनिस्ट इस तरह के अकेलेपन को सहन नहीं कर सकते हैं। रास्ते के बारे में जानने के लिए पत्थर फेंको, डी लॉन्ग ठंडे स्वर में कहता है, लेकिन उसकी नजर उन 10 आम ज़ियूजेनिस्टों पर पड़ती है जो बच निकलने में भाग्यशाली थे। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें चमक उठती हैं। ठीक है, रास्ता जानने के लिए पत्थर फेंको। टैंग शान और हो फी जैसे विशेषज्ञ रास्ते देखने जाने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए अब सिर्फ जिंदन स्टेज के ज़ियूजेनिस्ट ही काम के हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए, रेवरेंड। ये जानते हुए कि स्थिति उनके लिए खराब है, वे लगभग 10 ज़ियूजेनिस्ट तुरंत घुटने टेक देते हैं। ये सभी ज़ियूजेनिस्ट पेंगलाई अमर क्षेत्र के लोग हैं। हालांकि रेवरेंड यानजू भौहें चढ़ाते हैं और फिर हाथ से एक चीरा लगाकर उन्हें 2 समूहों में बांट देते हैं। वे आह भरते हुए नए बने 9 लोगों के समूह से कहते हैं, तुम में से 9 लोगों को खुद को कुर्बान करना होगा। सबसे पहले अपनी आत्मा के लिए जैड स्लिप्स बनाओ। आदरणीय, कृपया हमें छोड़ दीजिए। आदरणीय, ये 9 ज़ियूजेनिस्ट बहुत भयभीत हैं, लेकिन रेवरेंड यानजू की आंखों में गंभीरता है। बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला उन्हें बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखता है और कहता है, तुम 9 लोग ध्यान से सुनो। ब्लू वाटर मैंशन की ओर से मैं तुम्हें जल्दी से अपनी आत्मा की जैड पर्चियां बनाने और अलग अलग रास्तों में जाने का आदेश देता हूँ, वरना न सिर्फ तुम सब मर जाओगे बल्कि तुम्हारे स्कूल भी नष्ट हो जाएंगे। 9 लोगों के चेहरों का रंग बहुत बदल जाता है। पेंगलाई अमर क्षेत्र द्वारा संगठित किए गए ज़ियूक्सिनिस्ट सभी कियानलॉन्ग महाद्वीप के पास रहते हैं और पेंगलाई अमर क्षेत्र की मुख्य शक्तियां नहीं हैं। ये सभी लोग छोटे छोटे स्कूलों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए बूढ़ा सन की 3 आंखों वाला सचमुच उनके स्कूलों को नष्ट कर सकता है। अगर हम आदेश मानेंगे तो हम में से एक जिंदा बच सकता है, वरना हम सब मर जाएंगे। शुभकामनाएं मेरे साथी ज़ियूक्सियानिस्ट। घुटनों के बल बैठे 9 लोगों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उठ खड़ा होता है और रेवरेंड यानजू, ओल्ड फ्रीक थरी आयड और बाकी लोगों को देखता है।
उसकी आंखें नफरत से भरी हैं। इसके बाद उसके हाथ में जेड का एक टुकड़ा दिखाई देता है। वह झटपट अपने लिए एक सोल जेड स्लिप बना लेता है। कुछ देर में बाकी 8 लोग भी उठ खड़े होते हैं। मौत को स्वीकार कर वे भी अपनी आत्मा की जेड पर्चियां बनाते हैं। प्रमुख अधेड़ उम्र का व्यक्ति 9 लोगों की आत्मा जेड पर्चियां इकट्ठा करता है और उन्हें रेवरेंड यान जू को सौंप देता है। वह रेवरेंड यान जू को घूरता है और गंभीरता से कहता है, रेवरेंड कृपया इन्हें ले लीजिए। रेवरेंड यान जू भावशून्य चेहरे के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं। सबको शुभकामनाएं, मैं सबसे पहले जाऊंगा। आगे चल रहा अधेड़ उम्र का आदमी सीधे सबसे बाहरी गलियारे में चला जाता है। सभी को शुभकामनाएं। एक और आदमी दूसरे गलियारे में आता है। एक एक करके वे लोग मार्ग में प्रवेश करते हैं। रेवरेंड यान जू फिर 9 सोल जेड स्लिप्स को सही क्रम में जमीन पर रखते हैं। प्रत्येक जेड स्लिप उस दिशा के अनुरूप होती है जिस दिशा से उसका स्वामी मार्ग में प्रवेश करता है। अब वे 9 लोग मार्ग में जा चुके हैं जबकि ये 9 जेड स्लिप्स जमीन पर स्थिर पड़ी हैं। एजियो ड्रैगन, रेवरेंड यान जू, किन यू और बाकी सभी उन 9 जेड पर्चियों को देखते हैं। वे 9 लोग पहले ही उन गहरे रास्तों में गायब हो चुके हैं, इसलिए हर कोई केवल उनकी आत्मा जेड पर्चियों को देखकर ही यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि वे जीवित हैं या मृत। टकराना, दूसरी आत्मा जेड पर्ची टूट जाती है। इसके तुरंत बाद तीसरी सोल जेड स्लिप भी टूट जाती है, फिर चौथी, पांचवीं। थोड़ी ही देर में दूसरी से 9वीं सोल जेड स्लिप टूटकर बिखर गईं। सब लोग चमकती आंखों से पहली जेड स्लिप को देख रहे हैं। लगता है पहला मार्ग ही जीवन का मार्ग है। डी लॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सबने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? क्या तुम उस जिंदन मंच के यूजेनिस्ट को 9वीं जेड तलवार लेकर जाने देना चाहते हो? इतना कहकर वह सीधे पहले मार्ग की ओर चल पड़ता है। डी जियान और डी जू तुरंत उसके पीछे चल पड़ते हैं। टकराना, इस समय एकमात्र अक्षत जेड पर्ची, पहली जेड पर्ची भी टूट जाती है। तीनों दी भाई पलक झपकते ही पूरी तरह रुक जाते हैं, मानो उनके EQ पॉइंट्स पर चोट लग गई हो। फिर वे अविश्वास से पीछे मुड़कर देखते हैं। वह पहली सोल जेड स्लिप भी टूट चुकी है। इस क्षण वे हतप्रभ हैं। एजियो ड्रैगन, ओल्ड फ्री थरियाइड, किन्यू और बाकी लोग भी हतप्रभ हैं। 9 सोल जेड स्लिप टूट गई हैं। इसका मतलब है कि वे सभी 9 लोग मर गए हैं। आखिर हुआ क्या था? डी लॉन्ग समझ ही नहीं पा रहा है। अमर का संदेश कहता है कि 9 मार्गों में से एक जीवन मार्ग है, इसलिए जीवन मार्ग होना ही चाहिए। लेकिन सभी 9 लोग क्यों मर गए? 9 आत्मा जेड पर्चियां टूट जाने के बाद सभी को पहले जैसा समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या उन्हें दूसरे यूजेनिस्टों की मदद से मार्गों की फिर से जांच करनी होगी? मौन, पूरी गुफा में भयावह सन्नाटा पसरा है। हर विशेषज्ञ भौहें चढ़ाए हुए है। काका, तुम सब बेवकूफ हो। होफी अजीब सी हंसी के साथ कहती है, 9 मार्गों में से सिर्फ एक ही जीवन का मार्ग है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मार्ग 9वीं जेड तलवार की ओर जाता है। अगर हमें 9वीं जेड तलवार का पता चल जाए तो हम जान जाएंगे कि वह कौन सी है ना? डीजू ने उसे ऊंची आवाज में डांटा। अगर हमें 9वीं जेड तलवार का स्थान पता होता तो हमें इतनी परेशानी क्यों उठानी पड़ती? मूर्ख, हो फेई घृणा से कहता है। किन्यू की आंखें चमक उठी और उसने अविश्वास से हो फेई को देखा। फेई, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। अब एजियो ड्रैगन, यी दा और कुछ अन्य लोगों ने भी लगभग एक साथ इसका हल निकाल लिया है। एजियो ड्रैगन जोर से हंसता है और कहता है, हो फी वाकई होशियार है। हाँ, बिल्कुल सही, हमें बस 9वीं जेड तलवार का पता लगाना है। रेवरेंड यान जू, पिछली बार आप अपनी उस गुप्त विधि से 9वां जेड शब्द नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन इस बार फिर से कोशिश करते हैं। किन यू, यी दा, सीटू जू और अन्य सभी रेवरेंड यान जू को देखते हैं। रेवरेंड यान जू चौंक गए और फिर जोर से हंस पड़े। मैं तो पहले से ही बूढ़ा हो गया हूँ। ये तरीका बुरा नहीं है। पिछली बार जंगल में प्रवेश करते ही 8 जेड तलवारें बिना किसी कारण के अचानक टूट गई थीं। जरूर कोई समस्या हुई होगी। इस बार मैं फिर कोशिश करूंगा, शायद कामयाब हो जाऊं। इतना कहने के बाद वह पैर क्रॉस करके हवा में बैठ जाता है। उपस्थित जेड तलवारों के धारक एक एक करके अपनी अपनी तलवारें उस पर फेंकते हैं। अब किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि रेवरेंड यान जू की विधि केवल 9वीं जेड तलवार से ही संबंधित नहीं है, बल्कि सभी के जीवन से भी संबंधित है। इस समय कौन खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा? रेवरेंड यान जू ने उस गुप्त विधि को फिर से लागू करना शुरू कर दिया। 8 जेड तलवारें प्रकाश की विभिन्न किरणें छोड़ती हैं, जो उन्हें उसके शरीर से जोड़ती हैं। गंभीर भाव से वह कई हाथ के संकेत करता है, सेकंड दर सेकंड, मिनट दर मिनट। जब काफी समय बीत जाता है तो उसकी भौहों पर पसीना भी आ जाता है। सब लोग, ये सफल है। रेवरेंड यान जू अचानक सांस छोड़ते हुए कहते हैं। फिर 8 जेड तलवारें एक साथ सीधे पहले मार्ग की ओर उड़ती हैं। पहला अंश। किन यू चौंक गया। तीनों दी भाई भी हैरान हैं और वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी। कुछ समय पहले पहले मार्ग से जुड़ी आत्मा जेड स्लिप टूट गई थी, जिससे सबकी उम्मीद टूट गई थी। लेकिन अब ये जेड तलवारें स्वतः ही उस मार्ग की दिशा में उड़ रही हैं। यदि पहला मार्ग ही बाहर निकलने का रास्ता है तो उसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति क्यों मर गया? डी लॉन्ग ने तुरंत पूछा। 9 मार्गों में से जीवन का केवल एक ही मार्ग है। अगर आप इसे नहीं चुनते तो कौन सा चुनेंगे? यी दा ठिठक कर हंसते हुए कहते हैं और फिर पहले मार्ग में उड़ने की शुरुआत करते हैं। उसी समय उड़ती हुई जेड तलवारें उनके मालिकों द्वारा वापस ले ली जाती हैं। किन यू, उसके 2 भाई एजियो ड्रैगन और टैंगशान यी दा के बाद शीघ्रता से पहले मार्ग में प्रवेश करते हैं। रेवरेंड यानजू, ओल्ड फ्री थरियाइड और कुछ अन्य लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। डी लॉन्ग और उसके 2 भाइयों के पास भी अंततः इस मार्ग में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
कोई भी आराम करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि 8Z तलवारें इस रास्ते की ओर इशारा कर रही थीं, फिर भी सब बहुत सावधान हैं। आखिरकार उनसे पहले इस रास्ते में घुसने वाला ज़ियोजेनिस्ट मर चुका है, इसलिए यह अभी भी खतरनाक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कितना खतरनाक है। बड़े भाई, सावधान रहना। होल्फी अपनी तीखी आंखों से चारों ओर देख रहा है, बहुत सतर्क दिखाई दे रहा है। किन यू सिर हिलाता है, वह भी इस समय बहुत सतर्क है। जियो हेई किन यू के साथ साथ चल रहा है, उसकी गिद्ध भरी निगाहें आसपास के वातावरण पर नजर रख रही हैं। इस अंश में पवित्र इंद्रियां बेकार हैं। किसी अमर द्वारा निर्मित स्थान ऐसा नहीं है जिसे वे अपनी इच्छा से देख सकें। यी दा सबसे आगे हैं। एजियो ड्रैगन, टैंगशान, किन यू और उनके 2 भाई बस थोड़ा पीछे हैं। रेवरेंड यानजू, दी लॉन्ग, ओल्ड फ्री थरी आयड और बाकी लोग पीछे हैं। विदेशी ज़ियूज़ेन जगत के ये शीर्ष लोग अब बहुत सावधान हैं। कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी का अनुमान गलत था, क्योंकि अब तक उन्हें कोई निशान नहीं दिखाई दिया। उस ज़ियूजेनिस्ट की लाश हमने क्यों नहीं देखी? किन यू ने गहरी भौहें चढ़ाईं। वह आदमी मर गया, लेकिन यहाँ तो लाश होनी चाहिए थी। इतने लंबे समय तक आगे जाने के बाद भी किसी ने उसकी लाश क्यों नहीं देखी? यह वाकई अजीब है। हालांकि इस समय टिल्डर मार्ग के दूसरे छोर से गहरे लाल रंग का एक तरल पदार्थ ज्वार के पानी की तरह तेजी से उनकी ओर बहता है और पूरे मार्ग को भर देता है। सटीक रूप से कहें तो ये लावा जैसा तरल पदार्थ है। इस तरल पदार्थ की सतह पर लपटें भी उठ रही हैं। गहरी जमीनी लावा, सावधान। बूढ़े सन की 3 आंखों वाले की आवाज गलियारे में गूंजती है। एक पल में धारा सबको ज्वार के पानी की तरह अपनी चपेट में ले लेती है। जिन चंद जिंदान मंच के ज़ियूजेनिस्ट जो भाग्यशाली थे कि उन्हें गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया, लावा के संपर्क में आने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। शेष विशेषज्ञों में जियो हेई का समय सबसे आसान है। लावा में उसे अपनी सुरक्षात्मक राक्षसी तात्विक ऊर्जा का उपयोग भी नहीं करना पड़ता और वह केवल अपने काले पंखों पर निर्भर रहता है, जो उच्च श्रेणी के पवित्र हथियारों से टक्कर ले सकते हैं। पंखों की सुरक्षा में जियो हेई को गहरे जमीनी लावा से कोई नुकसान नहीं होता। अन्य लोगों में डी शू और सी टू शू, जियाओ जियो, रेवरेंड हुओ तियान और रेवरेंड डी फेंग सहित 4 मानव विशेषज्ञों को लावा से निपटने में थोड़ी कठिनाई होती है। किन यू और बाकी लोग अपनी ऊर्जा से अपने शरीर की रक्षा करते हैं और लावा को आसानी से झेल लेते हैं। किन यू और एजियो ड्रैगन, टैंगशान और ओल्ड फ्री थरी आइड जैसे ज़ियाओवादियों के शरीर बेहद मजबूत हैं, इसलिए भले ही उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जाएं लावा की आधी से ज्यादा शक्ति को ही बेअसर कर पाती हैं, फिर भी उन्हें उसकी बची हुई शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ियूक्सियानिस्ट और ज़ियूमोइस्ट के शरीर कमजोर हैं, लेकिन अंत में वे सभी बच जाते हैं। थोड़ा और तेज, सब लोग। नीला ड्रैगन चिल्लाता है और फिर सबसे पहले तेजी से गलियारे के दूसरे छोर की ओर दौड़ता है। किन यू, उसके भाई और बाकी सभी लोग तेजी से उसके पीछे चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वे गलियारे के दूसरे छोर से गुजर जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से गहरे भू लावा के बाद कोई अन्य आक्रमण नहीं हुआ। गलियारे से बाहर निकलते ही सबको एक आलीशान हॉल दिखाई देता है, जो किसी शाही महल के दर्शक दीर्घा से भी ज्यादा आलीशान और विशाल है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हॉल के निचले हिस्से में इस समय 2 विशाल दिव्य राक्षस विराजमान हैं। बाईं ओर वाले शेर का शरीर गहरे लाल रंग का 100 मीटर लंबा है। उसकी गर्दन पर 6 मोटे नुकीले कांटे हैं और उसके सिर पर एक सुनहरा सींग है। उसके पूरे शरीर की सतह विभिन्न चट्टानों जैसी दिखती है और उसकी रक्षा शक्ति किसी दिव्य ड्रैगन से भी ज्यादा मजबूत है। यह एक ड्रैगन रॉकी शेर है। दाईं ओर वाला एक विशाल, कई 10 मीटर ऊंचा, 2 पंखों वाला पक्षी है। उसके शरीर पर हर जगह लपटें घूम रही हैं। उसकी भव्यता का एक अलग ही एहसास है। यह कोई और नहीं बल्कि एक हांगलुवान पक्षी है। काले वस्त्र पहने एक आदमी हॉल के ऊंचे हिस्से पर बैठा है। उसकी जांघों पर एक बर्फीला बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ है। इस समय वह आदमी सिर झुकाए एक ज़ेड तलवार से खेल रहा है। अचानक वह अपना सिर उठाता है और मुस्कुराते हुए उन सभी लोगों को देखता है जो अभी अभी गलियारे से निकलकर हॉल में आए हैं। अब एजियो ड्रैगन, किन यू और ओल्ड फ्री थरी आइड जैसे 10 विशेषज्ञ अपनी आंखों के सामने आश्चर्य से दृश्य देख रहे हैं। 2 दिव्य जानवर, बर्फीला बिल्ली का बच्चा, काले वस्त्र वाला आदमी और वह ज़ेड तलवार। काले वस्त्र पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए चौंक कर आने वालों से कहा, देवियों और सज्जनों, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दीजिए। मैं 9वीं ज़ेड तलवार का धारक हूँ और जंगल के सबसे बाहरी 3 लाख ली का शासक भी, यान मो।